प्रशिक्षण के कारण पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील हो गई थी। लियू वैंडोंग ने उसे छुआ भी नहीं था कि वह पहले ही चकमा देकर भाग गई। जू नैनियन ने नाराजगी में भौहें चढ़ाईं, जो कहना है कह दो, इतना करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी नाराजगी ने लियू वैंडोंग के सभी शब्दों को तुरंत ही रोक दिया। वह अब उसे पसंद नहीं करती थी। इस एहसास से लियू वैंडोंग बहुत असहज हो गए, इतना कि उनकी आंखों के कोने लाल हो गए। न्यानियन, क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? जू नैनियन रुक गईं, इससे पहले कि वह उनसे पूछ पाती कि उन्हें कैसे पता चला कि मूल मेजबान ने उन्हें पसंद किया था। उन्होंने फिर उन्हें ये कहते सुना, क्या इसलिए कि मैं तुम्हें ढूंढने बहुत देर से आया हूँ? नैनियन, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। मुझे एक मौका दो, क्या हम साथ रह सकते हैं? नहीं, जू नैनियन ने साफ मना कर दिया। मुझे जिनयू पसंद है, वह मेरा मंगेतर है, हमारा साथ संभव ही नहीं है। जू नैनियन के उसके प्रति घृणास्पद रवैये से लियू वैंडोंग को पहले ही एहसास हो गया था कि वह अब उसे पसंद नहीं करती। ये स्वीकारोक्ति केवल इसलिए जारी रही क्योंकि वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि उसे यह बात इतनी देर से पता चली। एक समय जब वह पहले से ही किसी और के प्यार में पड़ चुकी थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वह कभी उसके दिल में थी। उसके दृढ़ रवैये से लियू वैंडोंग को पता चल गया कि अब उनके बीच कोई संभावना नहीं है। लियू वैंडोंग ने उससे ये पूछना जारी नहीं रखा कि उसका नाम उसकी बांह पर क्यों उकेरा गया है। इसके बजाय उसने पूछा, न्यानियन, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया था? उसने प्यार के बारे में पूछा, पसंद के बारे में नहीं। यदि यह इतना प्रेम नहीं था कि वह अपनी त्वचा पर उसका नाम उकेर दे, तो उसने ऐसा क्यों किया? वह दर्द से बहुत डरती थी। इस प्रश्न ने जू नैनियन को चौंका दिया। प्यार किया? बेशक, उसने प्यार किया था। दुर्भाग्यवश वह नहीं थी। यह मूल मेजबान था। मूल मेजबान की पहचान के साथ, ये जानते हुए कि वह उससे नहीं बल्कि मूल मेजबान से पूछ रहा था, और चूंकि उसने मूल मेजबान की पहचान ग्रहण कर ली थी, वह इस रिश्ते को समाप्त करना चाहती थी। जू नैनियन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अंततः उसे उत्तर दिया, मैंने प्यार किया। आपने कितना प्यार किया? लियू वैंडोंग ने पूछा। जू नैनियन ने अपने होंठ भींचे, बहुत गहराई से, लेकिन अब वह अतीत की बात है। हम न तो अभी संभव हैं और न ही कभी संभव होंगे, क्योंकि मूल मेजबान पहले ही मर चुका था। बेशक, ये संभव नहीं था। वह तो मूल मेजबान के लिए ही उत्तर दे रही थी। ऐसा कहने के बाद जू नैनियन दुकान की ओर वापस मुड़ा, तभी उसे एक गहरी निगाहों से सामना हुआ। जिनयू दीवार के कोने पर खड़ा था। वह छुपकर सुनने नहीं आया था, बल्कि दुकान के अंदर बेचैनी महसूस कर रहा था। इसलिए वह कुछ ताजी हवा के लिए बाहर निकला था, और उसने दुकान के कोने के आसपास की गली में जू नैनियन और लियू वैंडोंग से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। न ज्यादा न कम। उसने अभी अभी लियू वैंडोंग द्वारा पूछे गए अंतिम 2 प्रश्न सुने थे। जिनयू यह नहीं बता सका कि वह क्या महसूस कर रहा था, केवल इतना कि उसकी छाती असहनीय रूप से जकड़ी हुई महसूस हो रही थी, मानो वह सांस नहीं ले पा रहा था। जू नैनियन एक पल के लिए रुका। उसे यकीन नहीं था कि जिनयू ने कितना सुना है। वह जल्दी से उसकी ओर चला गया और अवचेतन रूप से उसका हाथ पकड़ लिया। ये समझाना चाहता था, जिनयू। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनयू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आश्चर्यजनक रूप से वह नाराज नहीं था। उसकी गहरी आंखें उसे घूर रही थीं। मैं बस इतना जानता हूं कि अब तुम मुझे पसंद करती हो, और मेरे लिए यही काफ़ी है। तुम नाराज तो नहीं हो? जू नैनियन ने पूछा। जिनयू को गुस्सा आना था, लेकिन वह गुस्सा नहीं कर सका। उसे केवल तीव्र ईर्ष्या महसूस हो रही थी। उसके लिए ये सिर्फ पसंद करना था, लेकिन उस दूसरे आदमी के लिए उसके मन में गहरा प्यार था। क्या जिनयू को बुरा नहीं लगेगा? जू नैनियन वह पहली महिला थी जिसके प्रति वह आकर्षित हुआ था। वह तन और मन से उसका था। फिर भी उसके दिल में कोई और था जिसने एक ज्वलंत छाप छोड़ी थी। जू नैनियन ने उसकी पीड़ा भरी अभिव्यक्ति देखी, और उसका अपना अपराध बोध भारी हो गया। एक पल के लिए वह समझ नहीं पाई कि कैसे समझाए, और अंत में असहाय होकर बाएं और दाएं देखने पर उसने गली के बाहर किसी को नहीं देखा, और लियू वैंडोंग भी किसी समय वहां से निकल चुका था। जू नैनियन ने दबे पांव आकर जल्दी से उसके होठों पर चुंबन लिया। क्या अब सब ठीक है? उसके शांत व्यवहार को देखकर जिनयू की बेचैनी भी दूर हो गई। जीवन भर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने का वादा करने के बाद वह उसे कैसे चिंता और बेचैनी में डूबने दे सकता था? जिनयू ने उस पर मुस्कुराने का प्रयास किया और उसके होठों पर एक जोरदार चुंबन दिया। चलो वापस चलते हैं। जू नैनियन ने उसे पकड़ लिया। मैंने अभी जो बातें कहीं, उन्हें गंभीरता से मत लो। जिनयू ने उसे हैरानी से देखा। कौन सा हिस्सा? जू नैनियन एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर उससे कहा, मुझसे मत पूछो क्यों, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? बिल्कुल, जिनयू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं आपकी हर बात पर विश्वास करता हूं। ये सुनकर जू नैनियन ने राहत की सांस ली, और उसके दिल में एक भावुकता की भावना जाग उठी।
उसके निर्विवाद विश्वास ने उसके भीतर एक नर्म जगह को और भी अधिक नर्म बना दिया। वास्तव में तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने पसंद किया है, जू नेनियन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जिनयू को लगा कि उसने गलत सुना है, ये फिर से कहो। एक बार ऐसा कहने से ही जू नेनियन को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। इसे दोबारा कहने पर जू नेनियन ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन फिर भी उसने अनुरोध के अनुसार दोहराया, तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने पसंद किया है। जिनयू ने शू नेनियन को घूरते हुए पहले सुनी गई बातचीत को याद किया और अचानक बोल पड़ा, ये तो बहुत ही तुच्छ बात लगती है। ऐसा लगा जैसे किसी महिला के शब्द दिलों को ठग रहे हों। एक पल पहले उसने किसी दूसरे आदमी को बताया कि वह उससे बहुत प्यार करती थी, और दूसरे ही पल उसने कहा कि वह पहला आदमी था जिसे उसने पसंद किया था। उन शब्दों को सुनकर जू नेनियन, वह गुस्से से भरी आंखों से पलटी और जिनयू की ओर कदम दर कदम बढ़ी। जिनयू दीवार से सटकर पीछे हट गया, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया, हाथ आत्मसमर्पण में ऊपर उठे हुए थे। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मैंने गलत बोला? उसे जो प्रतिक्रिया मिली वह ये थी कि जू नेनियन गुस्से में अपने पैर को उसके पैर के पीछे आगे पीछे रगड़ने लगी। ये पहली बार था कि जिन परिवार एक छत के नीचे इकट्ठा हुआ था। बेशक इसमें जिनयू का परिवार शामिल नहीं था, जो पहले ही दक्षिण में चले गए थे। एल्डर मास्टर जिन बच्चों और पोते पोतियों के एक समूह को सुबह के व्यायाम से वापस ले जा रहे थे, जिनमें से जू की आंख सबसे पहले सोफे पर गिर पड़े। हे भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब और नहीं दौड़ सकता दादाजी, मैं फिर कभी नहीं दौड़ पाऊंगा। जू की आंख युवावस्था से ही व्यायाम करता आ रहा था और उसका शरीर भी अच्छा था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति के साथ प्रशिक्षण लेना उसके लिए यातना जैसा था। जू की आंख को इतना दुखी देखकर एल्डर मास्टर जिन क्रोधित हो गए, तुम बेकार चीज हो, एक आदमी को कभी भी इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए। आप जिन परिवार को बदनाम कर रहे हैं, जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बूढ़े आदमी के व्याख्यानों से अभ्यस्त जू की आंख ने उसे ऐसे उदासीन भाव से टाल दिया जैसे किसी सूअर को गर्म पानी से जलाया जा रहा हो। दादाजी, मैं कोई आदमी नहीं हूं और मैं केवल जू परिवार को शर्मिंदा कर रहा हूं। चिंता मत करो, हमारे परिवार का चेहरा खराब हो जाना ठीक है। दूसरी ओर फादर जू ने सहमति में हंसते हुए कहा, ये सही है, इसे फेंक दो। वैसे भी हमें इसकी आदत हो गई है। हमारे कियानगजी की कभी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही। जिन नानकसी ने बिना किसी अच्छे एहसास के अपने पति को लात मारी। पिताजी, उनकी बकवास मत सुनो, मुझे अभी इसकी आदत नहीं है। एल्डर मास्टर जिन अपनी बेटी की बातों से लगभग क्रोधित हो गए थे और साथ ही अवाक भी हो गए थे। यदि आप किसी बातचीत को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश न करें। जू की आंख के अलावा बाकी सभी लोग भी बहुत थके हुए थे, जिनमें जिन शियाओनी, जिन रुइबिंग और जू शियाओक्सिया भी शामिल थे, और वे सभी सीधे सोफे पर गिर पड़े। केवल जिन रुयांग ही उत्साहित और शांत बने रहे। बैठने की बजाय वह आराम से खड़ा होकर अपने अंगों को खींच रहा था। अपने दूसरे पोते को इस तरह देखकर एल्डर मास्टर जिनका चेहरा गर्व से चमक उठा। आप सभी को अपने दूसरे भाई से सीखना चाहिए। ये सुनकर जिन रुयांग धीरे से हंसा, उसकी आवाज़ गर्म और स्पष्ट थी। दादाजी, वे पहले से ही काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कृपया उन्हें कुछ आलोचना से बचाएं। ये सुनकर जू की आंख ने लेटे हुए ही झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद चचेरे भाई। जिन रुयांग के होठों पर एक संयमित, सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत मुस्कान उभर आई। इस समय एल्डर मास्टर जिन के बगल में बैठा बटलर डाक सेवा द्वारा दिया गया एक बड़ा पार्सल लेकर आया। युवा मास्टर जियाओ की आंख, आपका पैकेज। बटलर ने पार्सल कॉफ़ी टेबल पर रख दिया। एक पैकेज। सोफे पर पसरी जू की आंख दंग रह गई। उसे पैकेज कौन भेजेगा? क्या ये किसी युवा लड़की की ओर से हो सकता है जिसे मुझ पर गुप्त क्रश है? जू की आंख ने किपाप के साथ उठकर गंभीरता से अपना कॉलर सीधा किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने बिना कॉलर वाली बनियान पहन रखी है। उस अजीब क्षण में उसने चुपके से पैकेज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने पार्सल को छुआ भी नहीं था कि जिन रुइबिंग ने उसे छीन लिया। चलो देखते हैं इसे किसने भेजा है। जिन रुइबिंग ने पैकेज पकड़ा और जोर से हंस पड़े। कौन सी लड़की इतनी अंधी होगी कि तुम्हें पसंद करे? जिन रुइबिंग, तुम बिल्कुल कमीने हो, उसे वापस दो। जू की आंख ने गुस्से में कहा। उसे अपना पैकेज नहीं मिला था, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं किया। आखिरकार घर पर बूढ़े व्यक्ति के रहते हुए घर में अराजकता फैलाने का साहस करने का मतलब था कि हमें एक एक करके और अधिक प्रशिक्षण के लिए बाहर ले जाया जाएगा। फादर जू भी बहुत उत्सुक थे और बोले, तो एक लड़की है जो हमारी कियानगजी को पसंद करती है। रुइबिंग, जल्दी करो और हमें भेजने वाले का नाम बताओ। जिन रुइबिंग इस नाटक को देखकर मनोरंजन करते हुए पैकेज लेकर एक तरफ भागे और प्रेषक की जानकारी की जांच की। जू नेनियन, नानचेंग काउंटी का पता। जब जिन रुइबिंग ने जानकारी दी तब तक सभी को यह पता नहीं चला था कि जू नेनियन कौन था। तभी उन्होंने जू की आंख को चिल्लाते हुए सुना, लानत है, और पैकेज के लिए झपटा। इसे वापस दे दो। जिन रुइबिंग, जू की आंख की आंखें चमक उठी जब उसने पैकेज वापस छीन लिया। उसका चेहरा लाल हो गया।
उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे कोई भूखा कुत्ता ताज़ा गोबर देख रहा हो, जिसकी लार लगभग टपक रही हो। परिवार ने घोर तिरस्कार के साथ यह सब देखा। पिता जू ने सोचा कि यह सचमुच उनके बेटे पर मोहित किसी लड़की द्वारा भेजा गया संदेश है, इसलिए गपशप करते हुए पूछा, बेटा, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये लड़की सचमुच पसंद है ना? जिन रुइबिंग और अन्य भाई बहन जो बर्तन में हलचल मचाना पसंद करते थे, चारों ओर इकट्ठा हो गए। अरे किया जी, कोई लड़की वास्तव में तुम्हें पसंद करती है? दफा हो जाओ। जू कियांग ने अपनी अति प्रसन्नता की स्थिति से बाहर आकर जिन रुइबिंग को, जो उसके सबसे करीब था, तिरस्कार के साथ दूर धकेल दिया। यह मेरे बड़े चचेरे भाई ने भेजा है। यह जरूर कुछ स्वादिष्ट होगा। बड़े चचेरे भाई बहन, सभी ने एक साथ कहा। जिन जियाओनी उत्सुक होकर पास झुके, आप किस बड़े चचेरे भाई के बारे में बात कर रहे हैं? जब तक जिन शियाओनी ने सवाल पूछा, तब तक परिवार को पता चल चुका था कि यह पैकेज जिन्यू की मंगेतर ने भेजा था। पिता जू का पहले का हल्का फुल्का और मजाकिया व्यवहार अब बहुत गंभीर हो गया था। बेटा, बेहतर होगा कि तुम खिलवाड़ मत करो। यदि तुम्हारा बड़ा चचेरा भाई तुम्हें पीट पीट कर मार डाले तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। जू कियांग ने झुंझलाहट में उत्तर दिया, आप क्या बात कर रहे हैं पिताजी? क्या मैंने कुछ समय पहले अपने चचेरे भाई को कुछ सामान पहुंचाने में मदद नहीं की थी? संयोग से मैंने अपने बड़े चचेरे भाई द्वारा बनाई गई लियुएसू को चख लिया। मैं आपको बता दूं, उसकी पाककला सचमुच अद्भुत है। वह जो कुछ भी बनाती है वह स्वादिष्ट होता है। मैं तब से इस बारे में सोच रहा था, इसलिए मैंने उसे एक पत्र लिखा और कुछ भेजने के लिए कहा। पत्र भेजे हुए उसे इतना समय हो गया था कि उसे लगा कि भोजन के लिए उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई है। अब पैकेज प्राप्त करना ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई पाई गिर रही हो, बहुत ही अद्भुत। जू कियांग पहली बार घर पर जिन्यू की पत्नी के खाना पकाने की प्रशंसा नहीं कर रहा था और परिवार काफी उत्सुक था। आखिरकार जू कियांग अपनी नखरेबाजी के लिए प्रसिद्ध था और जिस चीज के लिए वह इतने लंबे समय से लालायित था वह असाधारण होनी ही थी। हालांकि कभी कभी वह अतिशयोक्ति भी कर देता था, इसलिए जबकि अन्य लोग उत्सुक थे, वे अभी तक इस पर लार टपकाते नहीं थे। 1 महीने तक शेखी बघारने के बाद जिन रुइबिंग और अन्य लोगों ने हमेशा उस पर बिना किसी बात के बड़ा मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। अंततः स्वयं को साबित करने का मौका पाकर जू कियांग ने उत्सुकता से अपने चाकुओं को तेज किया। वह बड़ी मुश्किल से स्वयं को रोक पाया, पैकेज का अनावरण किया और शेखी बघारते हुए कहा, युवा मास्टर, आज आप सभी को दिखाएंगे कि मैं झूठ बोल रहा था या नहीं। बन्नी, तुम्हारे दादाजी अभी मरे नहीं हैं और तुम खुद को यंग मास्टर कह रहे हो। बड़े मास्टर जिन ने जू कियांग के सिर के पीछे थप्पड़ मारा, जल्दी करो और इसे बाहर निकालो। ऐसा नहीं था कि बूढ़े मालिक को खाने का विशेष शौक था, वह तो बस उस लड़की के बारे में जानने को उत्सुक थे जो उनके पोते की पत्नी बनने वाली थी। वह किस प्रकार की लड़की थी जो उसके अच्छे व्यवहार वाले पोते को अपने प्यार में डाल सकती थी। जिज्ञासु होते हुए भी वह जू कियांग को चिढ़ाना नहीं भूला, तुम अपनी भाभी के परिवार में आने से पहले ही उसके लिए खाना मांग रही हो। इतनी महत्वाकांक्षी, अगली बार ऐसा करने की इजाजत नहीं, वरना दादाजी तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। जू जिकियांग ने बिना कोई जवाब दिए अनिर्णित स्वर में कहा। उसने सोचा कि एक बार जब वे उसके चचेरे भाई की पत्नी द्वारा बनाई गई लियुएसू का स्वाद चख लेंगे तो शायद बूढ़ा आदमी खुद ही इसे मांगेगा। ये बात ध्यान में रखते हुए जू कियांग ने खुशी खुशी पैकेज की सामग्री निकालनी शुरू कर दी। पूरा परिवार कॉफी टेबल के चारों ओर इकट्ठा हो गया, यहाँ तक कि जिन रुयांग जो अपने अंगों को बगल में फैलाए हुए था उसने भी एक नज़र उस पर डाली। जू कियांग इतने लंबे समय से शेखी बघार रहा था कि जिन रुइबिंग, जिन शियाओनी और अन्य लोग इससे अधिक उत्सुक नहीं हो सकते थे। जू कियांग ने तो इसका तमाशा भी बना दिया और तेजी से बैग से सामान बाहर निकालते हुए कहा, ता दा दा दा। सब लोग। जू कियांग ने जो निकाला वह एक कांच का जार था जिसके अंदर बटर सॉस था। जू कियांग ने कभी भी जूनेनियन के मक्खन के आटे का स्वाद नहीं चखा था, न ही वह जानता था कि यह क्या है। इस तरह के कांच के जार को देखकर जू कियांग एक पल के लिए रुक गया, जार को कई बार पलटते हुए, यह क्या चीज़ है, मेरा जियोसू कहाँ है? जिन रुइबिंग ने उनका मजाक भी उड़ाया, पफट, यही तो आप लियुएसू कह रहे हैं। क्या ये घटिया मिर्च सॉस का एक जार नहीं है? जू कियांग के पास उसके साथ बहस करने का कोई समय नहीं था। जल्दबाजी में उसने जार को जल्दी से एक तरफ रख दिया और गलती से उसे गिरा दिया क्योंकि उसने अपना हाथ वापस खींच लिया था। जार के टूटने पर एक खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। इसके साथ ही अचानक हवा में एक सुगंधित सुगंध फैल गई। एक स्वादिष्ट मसालेदार सुगंध चारों ओर फैल गई जो विशेष रूप से समृद्ध और आकर्षक खुशबू लेकर आई। केवल गंध ही लार टपकाने के लिए पर्याप्त थी। तुरंत ही सभी लोग जमीन पर फैली सुगंधित गंदगी की ओर आकर्षित हो गए और यहाँ तक कि जू कियांग भी स्तब्ध रह गया। उसकी जियोसू की तलाश क्षण भर के लिए भूल गई, उसकी निगाहें दूसरी ओर चली गईं। फर्श पर पड़ा जार चकनाचूर हो गया, उसमें से एक भी टुकड़ा नहीं बचा, उसमें भरी मिर्च की चटनी बाहर गिर गई।
सॉस का लाल रंग जीवंत था, गाढ़ा शोरबा ऊपर कटे हुए मशरूम के टुकड़े से चिपका हुआ था, जो रसदार और लचीला लग रहा था, मानो एक ही निवाले में स्वादिष्ट सॉस फूट पड़ा हो। इसकी खुशबू स्वाद कलिकाओं के लिए एक वास्तविक चुनौती थी। जिन परिवार के सभी युवा और वृद्ध लोगों ने मसालेदार भोजन का आनंद लिया। इसकी गंध ही इतनी थी कि किसी को भी सीधे जमीन से प्राप्त होने वाले स्वाद की लालसा हो जाती थी। यह महसूस करते हुए कि उसने क्या किया है, जू कियांग ने भय से अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, मैंने क्या किया है? सभी की निगाहें एक साथ उसकी ओर उठ गईं। उसे अब ये बताने की आवश्यकता नहीं रही कि यह कितना स्वादिष्ट था, केवल इसकी सुगंध ने ही सभी को ललचा दिया। बड़े मास्टर जिन ने निराश और क्रोधित होकर उसे फिर से थप्पड़ मारा। जल्दी करो और देखो कि अंदर और क्या है। नौकरों ने फर्श से बचे हुए सामान को कूड़ेदान में डाल दिया और जू कियांग ने अपना सबक सीख लिया और कांपते हुए शेष सामान को बाहर निकालना जारी रखा। ये देखकर कि वहां मिर्च की चटनी का एक और जार था, जू कियांग राहत से लगभग रो पड़ा, जबकि परिवार को भी एक अजीब सा आश्वासन महसूस हुआ। वहां एक लकड़ी का बक्सा भी था। जू कियांग ने सोचा कि यह लियुएसू है और जल्दी से इसे खोल दिया। लियुएसू के स्थान पर मूंग की फलियों की कतारें थीं, जो हल्के हरे रंग के साथ हल्के पीले रंग की थीं। जिन जियाओनी ने पूछा, क्या ये लियुएसू है? यह मूंग की दाल के केक जैसा क्यों दिखता है? मूंग की दाल से एक मधुर सुगंध आ रही थी, लेकिन कमरे में अभी भी बटर सॉस की खुशबू फैली हुई थी, इसलिए नज़दीक जाए बिना इसकी सुगंध का पता नहीं चल सकता था। जू कियांग भी एक पल के लिए अचंभित रह गया। उसके चचेरे भाई की पत्नी नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही थी। यहाँ एक नोट है। शू शियाओक्सिया ने अपनी तेज नज़रों से लकड़ी के बक्से के नीचे एक कागज़ का टुकड़ा देखा। जू कियांग इसे उठाने ही वाला था कि किसी और ने उससे पहले ही इसे उठा लिया। जिन रुयांग ने अपनी लंबी और स्पष्ट उंगलियों से नोट को चुटकी में पकड़ा और एक ही नज़र में पढ़ लिया। लिखावट सुरुचिपूर्ण और उन्मुक्त थी, जो एक सहज रवैये, एक प्रकार की लापरवाही का संकेत थी जो एक पुरुष की लिखावट से भिन्न थी, जिसमें एक नाजुक आकर्षण था। एक महिला द्वारा लिखित। इस पर संदेश सरल था और जिन रुयांग ने इसे एक सुखद आवाज में पढ़ा। लियुएसू लंबे समय तक अच्छी तरह से नहीं रहता है और मेल करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैंने आपको मूंग की फलियों का केक और बटर सॉस भेजा है। मूंग दाल का केक ताज़ा होता है और बटर सॉस को नूडल्स के साथ मिलाया जाता है। पढ़ने के बाद जिन रुयांग ने सबसे पहले मूंग की दाल के केक का एक टुकड़ा उठाया और सावधानी से उसे काटा। नरम केक से दूधिया मिठास आ रही थी और जैसे ही उसने उसे खाया, एक हल्की सी शानदार खुशबू फैली जो मूंग की दाल की ताजगी के साथ मिल गई। इसकी बनावट बहुत चिकनी थी, बिना चबाए ही मुंह में पिघल रही थी, मुलायम और सुगंधित थी। एक निवाले में ही उसने अंदर भरा हुआ भाग दिखा दिया, जिस तक वह अभी तक नहीं पहुंचा था। जिन रुयांग ने एक और निवाला लिया और इस बार बीच में भरा हुआ मलाईदार मिश्रण उसके मुंह में चला गया, जो छूने पर पिघल गया। बीच का भराव ठंडा और ताज़ा था, भरपूर लेकिन चिपचिपा नहीं। इसका मीठा स्वाद उसके मुंह में भर गया और अंदर की हर कोशिका को ताज़ा कर दिया। उनका शरीर, जो व्यायाम से अभी अभी गर्म हुआ था, तुरंत ठंडा हो गया और जिन रुयांग इस अनोखे स्वाद का आनंद लेते हुए अपनी आंखें मूंदने से खुद को रोक नहीं सका। उसके हाव भाव देखकर सभी उत्सुकता से उसके आसपास इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, इसका स्वाद कैसा है? उनके चेहरों पर जिज्ञासा साफ झलक रही थी। मन ही मन जिन रुयांग ने शाप दिया, धिक्कार है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। फिर भी उनका बाहरी रूप पूरी तरह से शांत और स्थिर बना रहा। जब उन्होंने अपनी पलकें उठाईं और संतुलित स्वर में कहा, बुरा नहीं है। सचमुच स्वादिष्ट भोजन हर किसी को पसंद आता है और यहाँ तक कि जिन रुयांग भी इसका विरोध नहीं कर सके। परिवार के सभी लोग जिन रुयांग के सौम्य व्यक्तित्व के बारे में जानते थे, इसलिए उनसे बुरा नहीं कहना पहले से ही एक उच्च सम्मानीय मूल्यांकन था। पहले बटर सॉस को कम आंकने के कारण जू कियांग ने हरी बीन केक के प्रति निराशा का संकेत भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। जिन रुयांग की टिप्पणी सुनने के बाद वह स्वाद के लिए एक टुकड़ा लेने के लिए और भी उत्सुक हो गया। जू कियांग ने एक बड़ा निवाला खाया और उसका ताज़ा स्वाद इतना ज़बरदस्त था कि उसने चाहा कि वह जोर से चिल्ला सके। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, मुझे पता था, चचेरे भाई की पत्नी जो भी बनाती है वह स्वादिष्ट होता है। जू कियांग के अतिरंजित प्रदर्शन को देखकर बाकी सभी लोग प्रयास करने के लिए उत्सुक हो गए और उन्होंने लकड़ी के बक्से में अपने पापी हाथ डालकर हरी फलियों का केक हथिया लिया। जिन रुइबिंग तो और भी अधिक आक्रामक थे, उन्होंने एक हाथ से 3 को पकड़ लिया। एल्डर मास्टर जिन ने निराशाजनक मामलों के इस समूह को देखा, जिसमें जू कियांग के माता पिता और जिन रुयांग के आमतौर पर चुप रहने वाले माता पिता भी शामिल थे, और उन्होंने असहमति में जोर से खांसी। बड़े मास्टर जिन ये सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सके। वह कई बार खांसा, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और इसके तुरंत बाद उसने कुछ बेकार लोगों के समूह को ममम ममम की आवाज़ें निकालते सुना। एल्डर मास्टर जिन हक्के बक्के रह गए और उन्होंने लकड़ी के बक्से की ओर देखा, जो अब हरी फलियों के केक से आधा खाली था। क्या वे सचमुच इतने स्वादिष्ट थे? इतनी मीठी चीज़ें, इनमें इतना स्वादिष्ट क्या है?
वास्तव में उनकी रुचि बटर सॉस में अधिक थी, जिसके बारे में उनके पोते की पत्नी ने बताया था कि उसे नूडल्स के साथ मिलाया जा सकता है। इससे पहले कि वह नौकर से नूडल्स बनाने के लिए कह पाते, अगले ही पल उनकी परेशान करने वाली बेटी ने उनके मुंह में हरी बीन्स का केक ठूंस दिया। पिताजी, चख लीजिए। कुछ बल लगाने पर हरी फलियों का केक उसके मुंह में टूट गया और अचानक ही उसकी सुगंधित सुगंध उसके तालू में फैल गई। एल्डर मास्टर जिन एक क्षण के लिए रुके, फिर अपने होठों को एक साथ दबाया और धीरे से चबाया। विस्फोटक मिठास और चिकनाई ने एल्डर मास्टर जिन को तुरंत आश्चर्यचकित कर दिया। स्वादिष्ट। एल्डर मास्टर जिन ने 2 निवाले में ही टुकड़ा खत्म कर दिया और उत्सुकता से दूसरा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जू नेनियन ने कुल 50 हरी बीन केक बनाए थे और 20 निकाल लिए थे, जिससे शिपिंग के लिए केवल 30 केक ही बचे। घर में 10 लोग थे, जिनमें बूढ़े और जवान दोनों शामिल थे, इसलिए औसतन प्रति व्यक्ति 3 लोग थे और हरी फलियों के केक भी छोटे थे। कुछ ही काटने में चला गया। बड़े मास्टर जिन तुरंत चौंक गए। जैसे ही वह इसका स्वाद चखने लगा, वे गायब हो गए। पेटू लोगों के झुंड को खाते हुए देखकर एल्डर मास्टर जिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह दहाड़े, क्या तुम सब सुअरों से पुनर्जन्म लेते हो? उसकी दहाड़ ने सभी को वहीं रोक दिया। प्रत्येक व्यक्ति स्तब्ध रह गया और एल्डर मास्टर जिन की ओर देखने लगा, जिनका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वे असली कारण बताने में असमर्थ थे। एक मजाक, खाने के एक निवाले पर गुस्सा होना, क्या वह अभी भी अपनी गरिमा चाहता है? इसलिए सभी ने एल्डर मास्टर जिन के होठों को काफी देर तक हिलते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने अचानक चिल्लाकर कहा, ऐसा भद्दा खाना, तुम जिन परिवार के नाम को बदनाम कर रहे हो। ये सुनकर शू की आंख के 4 सदस्यों वाले परिवार ने अपना खाना खाना जारी रखा। ओह, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। वे जू परिवार का सम्मान खो रहे थे। जिन नानकसी 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई, ये सोचते हुए कि क्या वह जिन या जू परिवार की सदस्य मानी जाती है। इस बारे में सोचने के बाद और स्वादिष्ट भोजन के प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण उसने हार मान ली। आखिरकार वह शादीशुदा थी, उसे जिन परिवार का सम्मान खोने का कोई अधिकार नहीं था। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हरी बीन्स केक का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। उसने उसे एक ही बार में निगल लिया। उसे डर था कि कहीं उसका शरारती बेटा आकर उसे उससे छीन न ले। एल्डर मास्टर जिन ने अपनी बेटी को उस साबुत हरी फलियों वाले केक को अपने मुंह में डालने से पहले एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए देखा और उनका बूढ़ा चेहरा हिल गया। उसका दिल टूट गया। कितनी बुरी बेटी थी, वह अब उसे नहीं चाहता था। एल्डर मास्टर जिन के चिल्लाने के बाद सभी को अचानक एक भयानक समस्या का एहसास हुआ, क्या बॉक्स खाली था? इस प्रकार सभी की निगाहें तेजी से जिन रूबिन की ओर मुड़ गईं, जिन्होंने शुरुआत में बेरहमी से 3 अंक हासिल किए थे। बाकी सब भी उसी ने लिया होगा। जिन रूबिन ने यह महसूस करते हुए कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से निशाना बनाया गया है, घबराहट से कहा, आप सभी मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? तभी जिन रुयांग शान से खड़े हो गए। उनका व्यवहार हमेशा सौम्य और विनम्र था, यहाँ तक कि अपने परिवार के प्रति भी एक आदर्श सज्जन व्यक्ति के प्रतीक। मैं ऊपर जा रहा हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और हल्की हवा की तरह सुखदायक थी। उसका लहजा नर्म और सुखद था। जिन रुयांग के माता पिता ने कहा, आगे बढ़ो। जिन रुयांग के ऊपर जाने के बाद ही जिन रुइबिंग ने अपना सिर खुजलाया। बड़े भाई की जेबें क्यों फूली हुई थीं? एक संभावना के बारे में सोचते हुए जिन रुइबिंग ने शाप दिया, मुझे मत बताना कि शेष हरी बीन केक सभी बड़े भाई द्वारा ले लिए गए थे। सभी लोग जिन रुइबिंग को ऐसे देख रहे थे जैसे वह मूर्ख हो। मजाक घर में कोई भी ऐसा काम कर सकता है, जिन रुयांग को छोड़कर। परिष्कृत और सुसंस्कृत, यह बाहरी दुनिया और उसके परिवार दोनों द्वारा जिन रुयांग का सर्वसम्मत मूल्यांकन था। क्या वह ऐसा अशोभनीय व्यवहार करेगा? क्या सभी ने यह नहीं देखा कि जब उसने पहली बार इतनी स्वादिष्ट पेस्ट्री का स्वाद चखा तो वह कितना शांत था? उनकी अभिव्यक्ति उनके तीव्र स्वाद से पूरी तरह भिन्न थी। ठीक है, जू कियांग ने तो दांत पीसते हुए कहा, जिन रुइबिंग, तुम बहुत लालची हो, खुद इतना खा रहे हो और फिर भी तुम में अपने भाई को दोष देने की हिम्मत है। कुछ तो शर्म करो, है ना? जिन रुइबिंग ने अपने चेहरे पर मेरे साथ अन्याय हुआ है वाली भावना के साथ स्वर्ग और पृथ्वी से अपील की कि उन्होंने वास्तव में कुछ भी नहीं लिया है। एकमात्र नौकर जिसने जिन रुयांग को बक्से से बचे हुए मूंग की टिकिया को अपनी जेब में डालते हुए देखा था, वह कोने में खड़ा था और पूरी तरह से हक्का बक्का था। हे भगवान, जिन रुयांग, जो हमेशा इतने दयालु और विनम्र थे, ने वास्तव में ऐसा काम किया था। चौंकाने वाला, क्या ये वही सम्मानित दूसरा युवा गुरु था जो ऊंची चट्टान पर फूल की तरह अप्राप्य था? ऐसा लग रहा था जैसे उसने अचानक एक बड़े परिवार का रहस्य उजागर कर दिया हो जो किसी और को नहीं पता था। क्या करें? क्या इसके लिए उसे चुप कराया जा सकता है? नौकरानी चिंतित थी और सोच रही थी कि क्या अपनी जान बचाने के लिए उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। बड़े मास्टर जिन, अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ, नौकर पर चिल्लाए, जियोलियू, जाओ मेरे लिए एक कटोरा नूडल्स बनाओ। ये सुनकर सभी लोग अचानक समझ गए कि बूढ़े मालिक का क्या मतलब था और उन्होंने अपने हाथ उठाने शुरू कर दिए। मुझे भी कुछ चाहिए, मुझे भी कुछ चाहिए।
दूसरी ओर जिन रुयांग खजाने को अपने सीने में दबाए ऊपर अपने कमरे में गया, चुपचाप अपनी जेब से मूंग की टिकिया निकाली और औपचारिकतापूर्वक अपनी मेज पर बैठ गया। एक हाथ में किताब पकड़ते हुए उसने दूसरे हाथ से मूंग की टिकिया उठाए और एक एक करके उसे अपने मुंह में डाल लिया। 6 मूंग की टिकिया खाने के बाद भी जिन रुयांग को संतुष्टि नहीं हुई और उन्होंने दिखावे के लिए बनाई गई किताब को मुट्ठी से पीटते हुए कहा, अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं, उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना था। उसे नानचेंग की यात्रा करनी होगी। वह जिनयू की मंगेतर के बारे में उत्सुक होता जा रहा था। दृढ़ निश्चय के साथ जिन रुयांग अपने कमरे से बाहर निकला और नीचे से एक तीखी मसालेदार सुगंध आई। जिन रुयांग एक पल के लिए हिचकिचाया जब उसने देखा कि पूरा परिवार, युवा और बूढ़े, खाने की मेज के चारों ओर इकट्ठा हुए थे और जू नेनियन द्वारा भेजे गए मक्खन सॉस के साथ मिश्रित नूडल्स का आनंद ले रहे थे। उन्होंने उसे फ़ोन नहीं किया। जिन रुयांग का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इन जानवरों को अपने जिन परिवार के सदस्यों को भूलकर एकता की कोई भावना नहीं थी। वे उसके बिना इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे खा सकते थे? क्या वे उसके बारे में भूल गए थे? जिन रुयांग का दिल टूट गया। उन्होंने दुख में अपनी छाती पकड़ ली। जिन परिवार के सबसे उत्कृष्ट वंशज को ऐसा उपचार मिल रहा था। तमाचा, उसकी उत्कृष्टता का क्या उपयोग था? जब जिन रुयांग ने मक्खन सॉस से सजे नूडल्स का स्वाद चखा तो वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसके गालों पर आंसू बहने लगे। मसालेदार सॉस भरपूर था, मशरूम पूर्ण और लचीले थे और गोमांस का स्वाद मजबूत और मसालेदार था। मसालेदार स्वाद इतना रोमांचक और व्यसनकारी था कि जिन रुयांग को एक और कटोरा खाने की इच्छा हुई। उसकी तरह ही परिवार में हर कोई गुस्से में सिर झुकाकर खा रहा था। इसमें कोई मदद नहीं थी। बटर सॉस नूडल्स की खुशबू उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। आखिरकार वे एक ऐसे परिवार से थे जो मसालेदार भोजन पसंद करते थे और इस तरह के रोमांचकारी मसालेदार और ताज़ा भोजन ने तुरंत उनकी स्वाद कलियों को मोहित कर लिया। यह उस समय से भी अधिक चरम था जब उन्होंने मूंग की दाल की टिकिया खाई थी। एल्डर मास्टर जिन ने एक क्षण के लिए ऊपर देखा तो देखा कि उनका प्रिय पोता रो रहा है और वे खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, रुयांग, तुम क्यों रो रहे हो? सभी परिवार के सदस्यों ने एक साथ जिन रुयांग की ओर देखा। जिन रुयांग, जो अपनी छवि के बारे में बहुत चिंतित थे, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि उनकी लालसाओं के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। शांतचित होकर उसने अपनी आंख के कोने से आंसू पोंछे और वह आदमी एक सुंदर और सौम्य मुस्कान के साथ हल्के से बोला, कुछ नहीं, बस थोड़ा मसालेदार है। तो बस यही था। सभी लोग तुरंत समझ गए ये रोना नहीं था, यह एक सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया थी। और फिर सभी ने अपना उन्मत्त भोजन पुनः शुरू कर दिया। उस दिन पूरा जिन परिवार, युवा और वृद्ध, अत्यधिक भोग विलास में डूबा हुआ था। वे सभी सोफे पर बैठ गए, उनका पेट भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद जू कियांग ने कुछ प्रयास के साथ अपनी गर्दन उठाए और जिन रुइबिंग, जिन जियाओनी और अपनी बहन जू जियाओक्सिया से पूछा, कुआं, क्या अब भी आपको लगता है कि मैं शेकी बघार रहा हूं और बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूं? जिन जियाओनी ने हाथ हिलाकर थके हुए स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जू कियांग ने नाक भान से कुढ़ी, मैंने तुमसे कहा था कि चचेरे भाई की पत्नी का खाना बहुत अच्छा है और तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, हो अज्ञानी मनुष्य। जिन रुइबिंग उसे इतना आत्मसंतुष्ट देखकर बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने उस पर एक तकिया फेंक दिया। ये सब चचेरे भाई की पत्नी के कौशल के कारण है, इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम किस कारण से अपने आप से इतने प्रसन्न हो? तिरस्कारपूर्वक उपहास किया, वैसे भी मुझे बस गर्व है और आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। युवा पीढ़ी शोर मचा रही थी और यहाँ 4 बुजुर्ग भी बैठे थे। बूढ़ा आदमी पहले ही टहलने और अपना खाना पचाने के लिए बाहर चला गया था। जू कियांग की माँ जिन नानकसी ने कमजोरी से अपना हाथ हिलाया और अपनी भाभी से कहा, भाभी, आप मुझे बताए, हमारे जिनयू को खजाना मिल गया है ना? जिन रुयांग की माँ येकिन ने आह भरी, क्या ये खजाना नहीं है? उसके पाककला कौशल के कारण जो भी उससे शादी करेगा वह जीवन भर आराम से रहेगा। जिन नानकसी ने आगे कहा, लेकिन मैंने जियाओक्सिया से सुना है कि वह इतनी अच्छी नहीं दिखती। जियाओक्सिया, येकिन आश्चर्यचकित था। जियाओक्सिया ने जिनयू की पत्नी को कब देखा था? जू शियाओक्सिया ने तुरंत स्पष्ट किया, यह मेरे भाई ने कहा था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर जू कियांग उन्हें समझाने में बहुत आलसी हो गया। उसने अपनी गर्दन को अकड़कर पकड़ लिया, बस रुको और देखो, तुम गलत साबित हो जाओगे। तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है? मेरे चचेरे भाई की पत्नी सचमुच स्वर्गीय अमर जैसी दिखती है। स्वर्गीय अमर जैसी दिखती है शब्द सुनकर येकिन और जिन नानकसी दोनों जोड़ों का मानना था कि यह लड़की बहुत आकर्षक नहीं होगी। आखिरकार जू कियांग की सौंदर्य बोध हमेशा से ही काफी विचित्र रही थी। वह जितनी अधिक सुंदरता का वर्णन करता उतनी ही अधिक संभावना थी कि वह सुंदर नहीं थी। अपने सबसे बड़े भतीजे के सुंदर रूप के बारे में सोचते हुए जिन नानकसी ने आह भरी, अगर वह गुणी है तो ये ठीक है, दिखावे का कोई महत्व नहीं है। हम जिन परिवार के सदस्य इतने उथले नहीं हो सकते।
फिर उसने बच्चों को चेतावनी दी, भविष्य में जब तुम अपनी भाभी से मिलो तो उनका सम्मान करना। आप मुझे सुन रहे हैं? जिन परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था और आमतौर पर उन्हें ऐसे जीवनसाथी मिल जाते थे जो सभी पहलुओं में उत्कृष्ट होते थे। जिन नानकसी को चिंता थी कि उसके इन बच्चों ने अपने मानक बहुत ऊंचे रख दिए हैं और जब वे जिनयू की पत्नी को देखेंगे तो शिष्ट रवैया दिखाएंगे। समझ गया माँ, समझ गया चाची। जू कियांग ने अनिच्छा से अपनी आंखें घुमाईं। बस इंतजार करो और देखो, तुम्हारी आंखें चौंक जाएंगी। भीड़ में केवल जिन रुयांग के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। एक लड़की जो जिनयू के दिमाग पर इस तरह से कब्जा कर सकती है, क्या वह साधारण हो सकती है? हाँ, जिन गौजी हमेशा उन्हें आने से रोकता है। पता चला कि वह एक ऐसी सुंदरता को छुपा रहा था। इस बार उसने जू कियांग के इस दावे पर विश्वास कर लिया कि वह स्वर्ग की अमर देवी के समान सुंदर है। तस्क तस्क तस्क, जिन गौजी ने अभी तक इस सुंदरी को नहीं जीता है, क्या उसे जाकर मदद करनी चाहिए? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अगले ही दिन जिन रुयांग को आवश्यक मामलों के लिए सेना में वापस बुला लिया गया। एक जरूरी मामला। दूसरी ओर जिनयू ने कई बार जोर से छींकें लीं, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक और एक अशुभ अनुभूति हुई। जिनयू को अचानक एक बुरा पूर्वाभास हुआ, जैसे कि उसके साथ दुर्भाग्य की एक लहर आने वाली है। इसकी तो बात ही छोड़िए, उसे पहले अपनी पत्नी को मनाना था। जू नैनियन सुबह सामग्री खरीदने गई थी और जिनयू दयनीय रूप से उसके पीछे चल रहा था। चून की दुकान में हमेशा एक ही मात्रा में व्यंजन होते थे, इसलिए शू नैनियन ने बाजार में इन वस्तुओं के विशेषज्ञ विक्रेताओं के साथ व्यवस्था कर ली कि वे प्रतिदिन उसकी दुकान पर एक निश्चित मात्रा में व्यंजन पहुंचा दें। सभी विक्रेता उसे जानते थे क्योंकि वह अक्सर उनसे खरीदारी करने आती थी। इसके अलावा वह हमेशा बड़ी मात्रा में सामान खरीदती थी, सुंदर थी और मीठा बोलती थी, इसलिए ये विक्रेता, पुरुष और महिलाएं, उसके प्रति विशेष रूप से उत्साहित रहते थे। लोग कहते हैं कि समान लिंग के लोग आकर्षित होते हैं और विपरीत लिंग के लोग प्रतिकर्षित होते हैं, तथा महिलाएं उन महिलाओं से नफरत करती हैं जो उनसे अधिक सुंदर होती हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। कम से कम शू नैनियन ने जो अनुभव किया था, उससे तो यही पता चलता है कि कई महिलाएं उसके साथ काफ़ी अच्छी थीं। इसके अलावा जू नैनियन स्वयं भी दिखावे की शौकीन थी और मानती थी कि अन्य लोग भी ऐसा ही सोचते होंगे। उसे सुंदर लोगों को देखना पसंद था, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। जब तक वे अच्छे दिखते थे, उसे इसमें आनंद आता था। कई महिलाओं ने भी संभवतः ऐसा ही महसूस किया होगा। यह कोई निश्चित बात नहीं है कि वे अपने से अधिक सुंदर महिलाओं से ईर्ष्या करते हैं, हो सकता है कि वे सिर्फ प्रशंसक हों। न्यानियन, मुझे इसे आपके लिए ले जाने दो। जिनयू ने एक चाटुकार नौकर की तरह पेशकश की और जू न्यानियन द्वारा खरीदी गई बत्तख को ले लिया। बत्तख जीवित थी और फड़फड़ा रही थी। जू नैनियन ने मना नहीं किया और उसे तुरंत जाने दिया। अंततः उससे प्रतिक्रिया पाकर जिनयू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। परसों से जब उसने कहा था, उसने जो कहा वह बहुत बुरा लग रहा है, तब से जिनयू को जू नैनियन का ठंडा व्यवहार मिल रहा था। उससे बात नहीं करना, उसकी ओर देखना भी नहीं। उसके साथ हमेशा हवा जैसा व्यवहार किया गया। उसने माफ़ी मांगी और उसने बस उसे एक नज़र देखा, हल्के और हवादार अंदाज में, बिना जानबूझकर कुछ इशारा किए। फिर भी जिनयू ने उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से तिरस्कार देखा। ये सही है, तिरस्कार, बहुत स्पष्ट तिरस्कार। जिनयू पूरी तरह से परेशान थी, समझाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं थी। एक बार उसने बदतमीजी से व्यवहार किया। कल रात अंधेरे की आड़ में जब सब सो गए थे, वह माफ़ी मांगने के लिए उसके कमरे में घुस गया। उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और जिनयू हताश था, उसे गले लगा रहा था और उसे चूम रहा था। उसने कोई विरोध नहीं किया, बस बिना किसी भावना के उसे देखती रही। जब उसने चुंबन समाप्त कर लिया तो वह तुरंत पलटी खाकर सो गई। वह इतनी शांत थी मानो वह उसके लिए हवा के अलावा कुछ भी न हो। और यहाँ वह सुबह सुबह अपनी गलती स्वीकार करने के लिए आया, इस हद तक कि यह बात उसे क्रोधित कर देने वाली थी। इसने यान कुइहुआ को यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि जू नैनियन जिनयू को गाली दे रही है, और उसने जू नैनियन को अच्छी तरह से डांट दिया। बेशक जू नैनियन के प्रति यान कुइहुआ के स्नेह को देखते हुए जब उसने जू नैनियन को डांटा भी, तो वह दयालुता के साथ था। जू जिकियांग को यह नहीं पता था कि जू नैनियन जिनयू से बात क्यों नहीं कर रहा था, और उसने सोचा कि यह लियू वैंडोंग के कारण था। यहाँ तक कि वह लियू वैंडोंग से मिलने उसके कारखाने में भी गए और उससे अकेले में बात की तथा उससे कहा कि वह उसकी बहन को अब और परेशान न करे। बेशक न तो जू नैनियन और न ही जिनयू को इस बारे में पता था, और वे अपने जीवन के बाकी समय में भी कभी नहीं जान पाएंगे। इस समय जू नैनियन जिनयू के चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान देखकर खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये बेवकूफ़। खरीदारी खत्म करने के बाद जू नैनियन जिनयू के पीछे कार तक गया और वह कुछ लोगों के साथ एकांत जगह पर चला गया। फिर अचानक उसने जू नैनियन को पकड़ लिया, उसे अपनी गोद में पकड़ लिया। जू नैनियन ने आलस से अपनी पलकें उठाईं। ये वातावरण जंगल में लाश को फेंकने के लिए उपयुक्त है। आप क्या सोच रहे हैं?
अंततः जूनेनियन की बात सुनकर जिनयू का चेहरा उसकी खुशी को छिपा नहीं सका, उसकी खुशी उमड़ पड़ी। मैं ये कभी सहन नहीं कर सकता। जूनेनियन ने हल्के से व्यंग्य किया। वाह युवा मास्टर, जिनकी मीठी मीठी बातें करने की कला अब चरम पर है न? तुम्हें तो ऐसी बातें कहना भी आता है। लेकिन सुनो, मैं दिल तोड़ने वाला व्यक्ति हूँ और तुम्हें मुझ पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। क्या ठीक नहीं है? जिनयू, ये जानते हुए कि पिछले दिन उसके शब्द वास्तव में अप्रिय थे, बहस करने के लिए उत्सुक था, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। नहीं, ये तुम्हारे दिल से निकले शब्द थे। जूनेनियन ने आलस से अपनी पलकें उठाईं। हम दिल तोड़ने वाले लोग तुम्हारे जैसे ईमानदार और महत्वपूर्ण लोगों से अलग हैं, हम बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। जूनेनियन को वह दिन याद आया जब उसने आखिरकार उसे कुछ बताने का साहस जुटाया था जो उसके रहस्यों को उजागर कर सकता था, रहस्य जिसे उसने अपने दिल में दफनाने की योजना बनाई थी केवल कचरा कहलाने के लिए, और वह इतनी क्रोधित थी कि वह लगभग चाहती थी कि वह अपना दुख दिखाने के लिए मौके पर ही खून उगल दे। वह उसे इतनी जल्दी कैसे माफ कर सकती थी? उसके द्वारा दोबारा मिलान नहीं कहे जाने पर जिनयू का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसे महसूस हुआ कि एक नवोदित रोमांस मुरझाने की कगार पर था। इस बात से चिंतित कि जूनेनियन दुखी हो सकते हैं और उनके साथ डेटिंग नहीं कर सकते, उन्होंने तुरंत अपनी ईमानदारी की घोषणा की। हम एक दूसरे से मेल खाते हैं, हम बहुत अच्छे से मेल खाते हैं। हमसे अधिक परिपूर्ण कोई जोड़ा नहीं है। यदि आप दिल तोड़ने वाली हैं तो मैं भी पुरुष दिल तोड़ने वाली हूँ, हम दोनों एकदम सही जोड़ी हैं। जूनेनियन, अरे सचमुच किसी को मुक्का मारना चाहता हूँ। वह दिल तोड़ने वाला है? नहीं रुकिए, वह पुरुष दिल तोड़ने वाला है। पूरा परिवार है। जूनेनियन ने सीधे चेहरे से उसकी ओर देखा बिना कोई बहस किए। जिनयू ने सोचा कि वह अब नाराज नहीं है। उसने उसकी गर्दन को अपनी ओर खींचा और उसे फिर से बेरहमी से चूमा, जैसे एक भेड़िए की आंखों में हरी रोशनी हो। उसके इस क्रूर कृत्य से जूनेनियन को लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। बस चूमना बंद करो। जूनेनियन ने उसे चिढ़कर दूर धकेल दिया। जिनयू अपनी भेड़िए जैसी आंखों से तेजी से सांस लेते हुए, उसकी काली पुतलियां असामान्य रूप से गहरी और अभी भी हरे रंग की चमकती हुई थीं। चलो वापस चलते हैं, जूनेनियन ने कहा। उसकी निगाहों के सामने उसका चेहरा लाल हो गया। जिनयू के चेहरे के नैन नक्श बहुत ही स्पष्ट थे। वह किसी सुंदर लड़के जैसा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही आकर्षक और मजबूत व्यक्तित्व वाला था। जब वह चुप रहते थे तो एक महान और शक्तिशाली सम्राट की तरह प्रतीत होते थे, जो रहस्य और गहरे अथाह खतरे को अपने भीतर समेटे रहते थे। वह सबसे सुंदर और करिश्माई आदमी था जिसे जूनेनियन ने कभी देखा था। इस तरह की वासना भरी निगाहों से खुलेआम घूरे जाने के कारण जूनेनियन अपनी तेज धड़कनों को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई। वह एक चलता फिरता फेरोमोन था, जहां भी जाता लगातार अपना मर्दाना आकर्षण बिखेरता रहता, जिससे वह तेजी से डोपामाइन स्रावित करने के लिए प्रेरित होती, जिससे उसके गाल लाल हो जाते और उसकी सांसें तेज हो जातीं। जिनयू को यह एहसास नहीं था कि वह कितना मोहक था। उसने जूनेनियन का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। अभी भी गुस्सा हो? उसने पूछा। उसकी धीमी और भारी आवाज में अदम्य कामुकता भरी हुई थी। वे दोनों बहुत करीब बैठे थे। जूनेनियन उसके आमने सामने बैठा था और उसकी कमर पर उसकी बाहें थीं। यह मुद्रा अविश्वसनीय रूप से विचारोत्तेजक थी और उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। जूनेनियन को बहुत असहजता महसूस हुई, उसकी पीठ अकड़ गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक पुरुष की इच्छाएं हमेशा इतनी प्रबल क्यों होती हैं। लेकिन सौभाग्य से गले लगाने और चुंबन के अलावा जिनयू ने कभी भी उससे कोई अत्यधिक मांग नहीं की थी। जिनयू एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी बेशर्मी कभी शहर की दीवार जितनी मोटी होती थी तो कभी सिकाडा के पंखों जितनी पतली। अब की तरह ये शहर की दीवार जितनी मोटी थी। उसने जिद करके उसे पकड़ लिया और जवाब देने के लिए दबाव डाला। क्या तुम अब भी नाराज हो? तभी जूनेनियन को याद आया कि उसे अभी भी क्रोधित होना चाहिए था। यह महसूस करते हुए कि उसे अपने क्रोध को भूलने के लिए मंत्रमुग्ध कर दिया गया था, उसे अचानक गहरा दुख महसूस हुआ। इस चेहरे वाले कुत्ते की बीमारी को इलाज की जरूरत थी। 3 या 4 दिनों तक दुकान में व्यस्त रहने के बाद जूनेनियन के हाथ में अंततः थोड़ी सी बचत आ गई। वह ये सब दुकान के अच्छे व्यवसाय के कारण कर सकी। 4 दिनों के दौरान उसने कुल 862 युआन कमाए, जो प्रतिदिन औसतन 200 युआन से अधिक था। ऐसी कमाई को डेक्सिंग स्ट्रीट की अन्य सभी दुकानों से बेहतर कहा जा सकता है। उस समय जब सब कुछ अभी विकसित होना बाकी था और विक्रेता कम थे, आपूर्ति की स्थिति मांग के अनुरूप नहीं थी। जब तक कोई व्यवसाय शुरू करता है तब तक उसे पैसा कमाने की गारंटी होती है, और वह भी काफ़ी हद तक। हालांकि ये देखना दुर्लभ था कि कोई भी दुकान जूनेनियन से अधिक कमा रही हो। आपको पता होना चाहिए कि 80 के दशक में 200 युआन का क्या मतलब था। जूनेनियन को गर्व महसूस हो रहा था और पैसे गिनते समय उसके चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हो रही थी। इतना कि दुकान में मौजूद अन्य लोग इसे सहन नहीं कर सके। हालांकि शुक्र है कि दुकान पर पहले से ही बिक चुका है का बोर्ड लगा दिया गया था।
अन्यथा इतने सारे ग्राहकों के सामने शीशी जैसी खूबसूरत दिखने वाली दुकान की मालकिन को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर वे पागल हो जाते। जू नैनियन को खुश करने के बाद जिन यू फिर से बाहर चली गई और जू नैनियन को पता नहीं था कि किस उद्देश्य से, और न ही उसने पूछा। यदि उन्होंने इसका उल्लेख नहीं किया तो या तो ये सैन्य रहस्य था जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती थी, या फिर वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। जो भी हो, जू नैनियन जांच नहीं करना चाहता था। यदि वह बात करना चाहता तो स्वाभाविक रूप से करता। जब जू नैनियन ने पैसे गिने तो यांग कुइहुआ और जू जिकियांग उसके पास बैठे थे और जू जिकियांग कुल राशि का हिसाब रखने के लिए हर दिन गिनती कर रही थी। पैसे गिनते समय शू नैनियन के चेहरे पर जो भाव थे उन्हें देखकर कुछ लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कभी कभी उसकी बहन सचमुच बहुत प्यारी होती थी। यांग कुइहुआ ने पैसों के बड़े ढेर को गिनते हुए शू नैनियन की ओर देखा और उसकी मुस्कान इससे अधिक उज्ज्वल नहीं हो सकती थी। यह उसका खजाना था, उसका प्रिय खजाना, वह इतनी सक्षम थी। अन्य परिवारों की बेटियों की तो बात ही छोड़िए, अधिकांश पुरुष भी उसकी बेटी के पैसे कमाने के कौशल के सामने टिक नहीं पाते। आज वेतन मिलने का दिन था, इसलिए दुकान बंद करने के बाद जू नैनियन ने झाओ पांग और अन्य लोगों को वहीं रुकने के लिए कहा। वे आसन वेतन भुगतान को लेकर रोमांचित थे। किन फैंग भी खुश थी, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी फीका नहीं पड़ता था, उसकी मुस्कुराहट में झुर्रियां उभर आती थीं। केवल चेन शियाओरू ही थोड़ा अधिक शांत दिख रहा था। पैसे गिनने के बाद जू नैनियन का दिल कमाई के तुरंत बाद वेतन देने की जरूरत से दुखी हो गया। यान कुइहुआ को तो ये भी नहीं पता था कि वह चेन शियाओरो और बाकियों को कितना भुगतान कर रही है, इसलिए उसने शू नैनियन से पूछा, बेबी न्यान, तुम उन्हें हर महीने कितना भुगतान कर रही हो? शू नैनियन मूल्यवर्ग के हिसाब से बिलों का हिसाब किताब करने में व्यस्त थी। तभी उसने यान कुइहुआ का सवाल सुना और बेपरवाही से जवाब दिया, 40 युआन। क्या 40 युवान? यान कुइहुआ ने कहा। उसकी आवाज़ तेजी से बढ़ी और झाओ पांग और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया। चेन शियाओरू को छोड़कर झाओ पांग और किन फैंग चिंतित हो गए और सोचने लगे कि क्या बॉस की मां इसे अस्वीकार कर देंगी। दोनों कुछ घबराए हुए थे, उन्हें चिंता थी कि कहीं उनका वेतन कम न हो जाए। आज वेतन वितरण का समय था, इसलिए यद्यपि यान कुइहुआ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, केवल 40 नंबर बताया, फिर भी तीनों ने अनुमान लगा लिया कि वह उनके वेतन के बारे में बात कर रही होगी। 40 युआन अन्य दुकानों के कर्मचारियों के वेतन से अधिक था। बॉस की मां निश्चित रूप से इससे खुश नहीं थी। यान कुइहुआ कुछ ही दिनों से दुकान में मदद कर रही थी, लेकिन झाओ पांग और अन्य लोग उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझते थे। वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। यान कुइहुआ की आवाज़ इतनी तेज थी कि जू नैनियन चौंक गए, जिन्होंने मुड़कर झाओ पांग और अन्य दो को देखा। उसने जल्दी से यान कुइहुआ की आस्तीन खींची। माँ, कृपया बैठ जाइए और अपनी आवाज़ धीमी कर लीजिए। हम घर पहुंचकर जो भी बात होगी उस पर बात करेंगे, जू नैनियन ने सौम्य किंतु दृढ़ स्वर में कहा। उसके होंठ फड़क रहे थे। यान कुइहुआ ने कुछ नहीं कहा और नाराजगी से अपनी सीट पर बैठ गई। जू जिकियांग ने भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसकी मां के स्वभाव को देखते हुए उसकी बहन कुछ शब्द बोल सकती थी, लेकिन अगर वे बोलती तो उन्हें थप्पड़ पड़ सकता था। जू नैनियन झाओ पांग और अन्य दो के पास पहुंचे और एक स्टूल पर बैठ गए। उसने तुरंत पैसे नहीं निकाले। मुस्कुराते हुए उसने उनसे पूछा, तुम लोग मेरे लिए 1 महीने से काम कर रहे हो और हम 1 महीने की परिवीक्षा अवधि पर सहमत हुए थे, है न? ये सुनकर तीनों चिंतित हो गए। यद्यपि जू नैनियन से बात करना आसान था, लेकिन वे सभी समझते थे कि उसका वचन ही कानून है। जू नैनियन का व्यक्तित्व ऐसा था कि कर्मचारी रोजाना उसके साथ हंसी मजाक करते थे, फिर भी कोई उसका फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करता था। वह भले ही मृदुभाषी और मिलनसार लगती हों, लेकिन जब सिद्धांत की बात आती थी तो वह किसी भी तरह की नरमी नहीं दिखाती थी। उसके ये प्रश्न पूछने पर झाओ पांग को लगा कि वह उन्हें नौकरी से निकाल देगी। यान कुइहुआ ने जो कुछ कहा था उसे जोड़ते हुए झाओ पांग ने सीधे होकर जल्दी से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। युवा बॉस, वास्तव में 40 युआन का वेतन काफी अधिक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर आप इसे थोड़ा कम कर दें। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। किन फैंग और चेन शियाओरू को भी नौकरी से निकाले जाने की चिंता थी। किन फैंग ने कोई बयान देने की जल्दी नहीं की, लेकिन आमतौर पर शांत रहने वाली चेन शियाओरू बोल पड़ी, मैं कम वेतन में भी काम चला सकती हूँ। अब सिर्फ किन फैंग ने ही कुछ नहीं कहा था। किन फैंग मुश्किल में थी, उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, उसका परिवार बहुत गरीब था। यदि शू नैनियन ने शुरू में कहा होता कि वह उसे $30 या उससे भी कम वेतन देंगी तो वह नौकरी ले लेती, लेकिन 40 की उम्मीद के बावजूद अचानक कमी दुखद थी, और उसने हमेशा कड़ी मेहनत की थी, कभी भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। इसलिए किन फैंग बोलना नहीं चाहता था, फिर भी उसे डर था कि ऐसा न करने पर जू नैनियन उसे जाने देगा। अंत में जब कोई विकल्प नहीं बचा तो उसने भी गंभीरता से कहा, अगर युवा बॉस वेतन में कटौती करना चाहते हैं तो मैं भी सहमत हूँ।
समाप्त भी नहीं किया था कि अपना रुख दिखाने के लिए उत्सुक तीनों के व्यवहार ने उसे चकित कर दिया। वह असहाय होकर मुस्कुराए, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ठीक है, आप सब लोग ऐसा उदास चेहरा न बनाएं जैसे कि आप समझौता कर रहे हों। मैं जो कह रहा हूं वही सच है, आपको उतना ही भुगतान मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। ये सुनकर झाओ पांग और किनफैंग की आंखें चमक उठीं और वे उत्साह से जू नेनियन की ओर देखने लगे, जबकि चेन शियाओरो अन्य दो के सामने अभी भी कठोर लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया, न ही उसने कुछ बोला। मैं जिस विषय पर बात करना चाहती थी वह कुछ और है, जू नेनियन ने आदतन मेज पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए कहा। झाओ पांग का शरीर कांप उठा और उसने संकोच से पूछा, क्या हुआ? जू नेनियन ने बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा, मैं ये कहना चाहता था कि 1 महीने की परिवीक्षा अवधि बीत चुकी है और मैं आप तीनों से काफ़ी संतुष्ट हूँ। आज से तुम मेरी दुकान के आधिकारिक कर्मचारी हो। ये शब्द समाप्त करने के बाद झाओ पांग बेहद उत्साहित हो गया, सच में? बॉस, आप हमें नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि युवा बॉस यांग कुइहुआ के हस्तक्षेप के कारण उन्हें नौकरी से निकालना चाहता था और सस्ते कर्मचारियों की तलाश करने जा रहा था। यद्यपि किनफैंग और चेन शियाओरो ने झाओ पांग की तरह नाटकीय प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उनकी आंखों में खुशी स्पष्ट और उज्ज्वल थी। जू नेनियन ने झाओ पांग पर हंसते हुए कहा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको क्यों निकालूंगा? लेकिन आत्मसंतुष्ट मत होइए, मेरी दुकान में ऐसे कर्मचारी नहीं रहते जो चोरी करते हों, काम से कतराते हों या आलसी हों। अगर मैं किसी को भी काम में कोताही करते हुए पकड़ लूंगा तो भी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। उसने अंतिम कुछ वाक्य मुस्कुराते हुए कहे तथा उन्हें मजाकिया लहजे में व्यक्त किया। झाओ पांग और अन्य लोग जानते थे कि यद्यपि वह मजाक में बोल रही थी, लेकिन वह जो संदेश दे रही थी वह गंभीर था। झाओ पांग ने भी मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया, चिंता मत करो बॉस, यहाँ वेतन अच्छा है और हमें हर दिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलता है। केवल एक मूर्ख ही ऐसा काम करेगा जिसके लिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। झाओ पांग ईमानदार थे, लेकिन उनके स्वर में हमेशा एक भोली भाली मूर्खतापूर्ण भावना झलकती थी। जू नेनियन मुस्कुराया। किनफैंग और चेन शियाओरो ने झाओ पांग की तरह बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपने दिल में जू नेनियन के शब्दों को दृढ़ता से याद किया। तीनों की औपचारिक नियुक्ति की घोषणा करने के बाद जू नेनियन ने कुशलतापूर्वक कुछ पैसे निकाले और प्रत्येक व्यक्ति को 45 युआन सौंप दिए। पैसे प्राप्त करने के बाद चेन शियाओरो के अलावा जो हिली नहीं, किनफैंग और झाओ पांग ने सक्रिय रूप से अपनी नकदी गिनना शुरू कर दिया। जू नेनियन ने चेन शियाओरो को याद दिलाने के लिए मेज पर थपथपाया, आपको भी गिनना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये सही मात्रा है। ये सुनकर चेन शियाओरो ने आज्ञाकारी ढंग से पैसे गिनना शुरू कर दिया। झाओ पांग ने सबसे पहले गिनती पूरी की, किनफैंग और चेन शियाओरो ने भी गिनती पूरी की। झाओ पांग ने सबसे पहले पूछा, बॉस 5 युआन अतिरिक्त क्यों हैं? उसने सोचा कि जू नेनियन ने गलत गिनती की है और जल्दी से 5 युआन निकालकर उसके सामने रख दिए। किनफैंग ने भी 5 युआन निकाल लिए, जबकि चेन शियाओरो ने सभी 45 युआन आगे बढ़ा दिए। जू नेनियन ने अपनी आंखों में गहरी मुस्कान के साथ अपने होंठ भींच लिए। ये जानबूझकर किया गया था। जब वे पैसे गिन रहे थे तो वह तीनों के हाव भाव और व्यवहार पर नजर रख रही थी। यदि उसे अपना जीवन इस छोटी सी दुकान तक ही सीमित रखना होता तो वह निश्चित रूप से चरित्र की इस परीक्षा का आयोजन नहीं करती। लेकिन वह ऐसा नहीं करने वाली थी। भविष्य में वह और अधिक बड़े पैमाने पर रेस्तरां खोलेगी और तब तक उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जिन पर वह भरोसा कर सके। यदि जो लोग लंबे समय से उसके साथ थे वे विश्वसनीय थे, तो वह दूसरों का आकलन करने की जहमत क्यों उठाएगी? झाओ पांग और किनफैंग ने लगभग एक ही समय पर गिनती पूरी की। किनफैंग झाओ पांग से केवल थोड़ा ही धीमा था। झाओ पांग ने अतिरिक्त धनराशि को देखते ही बिना किसी हिचकिचाहट के उसे इसकी सूचना दी। दूसरी ओर किनफैंग झाओ पांग को बोलते हुए देखकर थोड़ा हिचकिचाए और संघर्ष किया, लेकिन संभवतः यह अनुमान लगाने के बाद कि जू नेनियन ने जानबूझकर अधिक भुगतान किया होगा, उसने भी ऐसा ही किया। इसलिए फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद उसने पैसे वापस लेने का फैसला किया। जहां तक चेन शियाओरो का सवाल है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता था। बहुत सीधी सादी लड़की है। आखिरकार चेन शियाओरो के साथ रहते हुए जू नेनियन का अन्य लोगों की तुलना में उसके साथ अधिक संपर्क था। वह जानती थी कि वह किस प्रकार की व्यक्ति है और वास्तव में उसकी अभिव्यक्ति ने सब कुछ कह दिया। अतिरिक्त 5 युआन उसके हाथों को जला रहे थे। वह उसे दूर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि अपनी खुद की उचित मजदूरी को भी आगे बढ़ाने के लिए। परीक्षण के परिणाम स्पष्ट थे। झाओ पांग और चेन शियाओरो भरोसेमंद थे। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि किनफैंग अविश्वसनीय थी, बस वह केवल इस छोटी सी दुकान की रसोई में ही मदद कर सकती थी। उसकी प्रतिक्रिया सामान्य मानवीय व्यवहार थी और जू नेनियन उसे इस वजह से नौकरी से नहीं निकालेंगे। अपने सामने रखे पैसों के 3 ढेरों पर नजर डालते हुए जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया। यह कोई गलती नहीं है, यह आपका बोनस है।
बोनस। झाओ पांग चौंक गया, फिर मूर्खतापूर्वक पैसे छीन लिए। उसकी आंखें चमक रही थीं। छोटे मालिक, अब हमारे पास बोनस भी है। वह मूर्ख की तरह हंसा। किन फैंग भी पैसे वापस लेने के लिए उत्साहित था। चेन शियाओरो ने भी ऐसा ही किया, हालांकि ज़्यादा उत्साहित हुए बिना, बस आज्ञाकारी ढंग से पैसे ले लिए। इस मामले को सुलझाने के बाद जू नेनियन ने उन्हें आराम करने के लिए वापस जाने दिया। चेन शियाओरो ने तीनों के परिवार का पीछा किया। घर पहुंचने पर जू नेनियन और जू जिकियांग ने अपना प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद स्नान किया और तुरंत बिस्तर पर चले गए। जैसे ही वे सोने जा रहे थे, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जू नेनियन ने पुकारा, अंदर आओ। आगंतुक चेन शियाओरो था और जू नेनियन ने बिस्तर पर थपथपाते हुए कहा, आओ और बैठो। जू नेनियन का सामना करते समय चेन शियाओरो शर्मिंदा होने के बजाय शर्मा गया। न्यानियन, ये यहाँ रहने का किराया है, उसने कहा और पैसों की एक गड्डी पेश की जो काफ़ी मोटी लग रही थी। जू नेनियन ने इसे नहीं लिया, बल्कि मुस्कुराकर पूछा, ये कितने का है? 20 युआन। चेन शियाओरो ने शर्मिंदगी से कहा, मैं आपको इतने लंबे समय से परेशान कर रहा हूँ और आपने मुझे कपड़े भी दिए। कृपया ये पैसे ले लीजिए। वह शुरू से ही किराया देने पर जोर दे रही थी। जू नेनियन ने पैसे लिए, 5 युआन गिने और बाकी उसे वापस दे दिए। यहाँ के किराए के आधार पर आप केवल एक ही कमरे में रहे। 5 युआन पर्याप्त हैं, उसने कहा। फिर जू नेनियन ने उसके तकिए के नीचे से 30 युआन निकाले और चेन शियाओरो से मिले 5 युआन के साथ उसे उसके हाथ में थमा दिया। चेन शियाओरो ने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जू नेनियन ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और उससे पैसे रखने पर जोर दिया। जब से तुम हमारे घर आए हो, तुम ही सारे काम कर रहे हो और खाना बना रहे हो। मैंने तुम्हें नानी की तरह नहीं रखा, लेकिन तुमने सचमुच एक नानी का काम किया। ये तुम्हारा वेतन है। चेन शियाओरो का चेहरा लाल हो गया। मैंने यह स्वेच्छा से किया। यदि आपने मुझे अपने साथ नहीं लिया होता तो शायद मुझे ये भी पता नहीं होता कि मैं कहाँ भटक रहा होता। मैं ये पैसा नहीं ले सकता। जू नेनियन दृढ़ थे और चेन शियाओरो भी उतने ही दृढ़ थे। अंत में दोनों ने थोड़ा थोड़ा झुकना स्वीकार कर लिया। जू नेनियन ने 15 युआन वापस ले लिए और 20 युआन चेन शियाओरो के लिए छोड़ दिए। चेन शियाओरो ने इसे केवल इसलिए स्वीकार किया क्योंकि जू नेनियन आग्रह कर रहा था। जब उसने पैसे वापस अपनी जेब में रखे तो उसकी अभिव्यक्ति इतनी दुखी थी, ऐसा लग रहा था जैसे जू नेनियन ने उसे धमकाया हो, जिससे जू नेनियन को हंसने और रोने का मन हुआ। जू नेनियन को पता चल गया था कि चेन शियाओरो को उसका छोटा भाई पसंद है। लड़की अच्छी थी और अगर वह अपने भाई के साथ रिश्ता बना ले तो बहुत अच्छा होगा। उनके रिश्ते में दखल दिए बिना, कम से कम तब तक जब तक चेन शियाओरो और जू जिकियांग ने अपनी भावनाएं स्पष्ट नहीं कर दी, वह थोड़ा धक्का देना चाहती थी। तो जू नेनियन ने बस इतना कहा, ये कैसा रहेगा? अब से मैं तुम्हें हर महीने नानी का वेतन 35 युआन चुकाऊंगा। आप हमारे घर पर रह सकते हैं और घर के कुछ कामों में मदद कर सकते हैं, कैसा रहेगा? ये सुनकर कि वह वहां रह सकती है, चेन शियाओरो की आंखें चमक उठीं। पैसे की बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने बस सहमति में सिर हिलाया, हाँ मैं तैयार हूँ। उस रात जू नेनियन का कमरा विशेष रूप से जीवंत था। यान कुइहुआ के आने से कुछ देर पहले ही चेन शियाओरो वहां से निकला था। यान कुइहुआ का उद्देश्य स्पष्ट था, वह जू नेनियन को बताना चाहती थी कि वह अपने कर्मचारियों को जो वेतन दे रही है वह बहुत अधिक है और उसे कम करने की आवश्यकता है। जू नेनियन इस मुद्दे पर दृढ़ थी और उन्होंने किसी को भी अपने सिद्धांतों को बदलने नहीं दिया। बेशक दूसरी पार्टी यान कुइहुआ थी, उसकी प्यारी माँ, जो केवल अपनी बेटी के बटुए के बारे में सोच रही थी, इसलिए जू नेनियन का बात करने का तरीका स्वाभाविक रूप से अलग था। एक ओर उसने धैर्यपूर्वक कारण बताए और पक्ष विपक्ष का विश्लेषण किया, दूसरी ओर उसने मधुरता और प्रेमपूर्वक व्यवहार किया। और अंत में यान कुइहुआ के कंधों को प्यार से गले लगाते हुए उसने दयनीय ढंग से विनती की, माँ, क्या आप अपनी बेटी की आलोचना होते हुए उसे अविश्वसनीय बॉस कहे जाते हुए देखना बर्दाश्त करेंगी? तुरंत क्रोधित होकर यान कुइहुआ ने कहा, मेरी बेटी के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत कौन करता है? मैं उन्हें काट दूंगा। उसका सुरक्षात्मक रुख काफी उत्साहित करने वाला था। जू नेनियन भावुक और खुश थे। उन्होंने यान कुइहुआ की पीठ थपथपाते हुए कहा, तो माँ, नेनियन अपना वचन नहीं तोड़ सकती और मेरा लक्ष्य एक महान बॉस बनना है। मैं भविष्य में बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। मैं दूसरों को बात करने के लिए कुछ कैसे दे सकता हूँ? यान कुइहुआ ने एक पल के लिए सोचा और तर्क को समझते हुए उसे अपनी बेटी की एक महान बॉस बनने और बहुत सारा पैसा कमाने की महत्वाकांक्षा पर संदेह नहीं हुआ। वह जू नेनियन की बात से आसानी से संतुष्ट हो गई और उसने उसे सलाह भी दी, चूंकि हम अमीर हैं, इसलिए आपको उचित होने पर कुछ लाभ देना चाहिए। खुश होकर जू नेनियन ने यान कुइहुआ को कमरे से बाहर जाते देखा। इस बीच जिन रुयांग ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। घायल होने के अलावा उसे द्वितीय श्रेणी का पुण्य भी प्राप्त हुआ था तथा उसे 1 महीने का आराम भी मिला था।
अपने पेट पर पट्टी बांधे बेपरवाह साहसी जिनरुयांग नानचेंग जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। घबराहट महसूस हुई क्योंकि उसकी पलकें फड़क रही थीं और उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। यान क्विहुआ को ये बात बताने के बाद यान क्विहुआ ने उसकी आंख पर लाल कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया और कहा कि इससे समस्या ठीक हो जाएगी। अपनी पलक पर नाखून के आकार का लाल कागज का टुकड़ा रखे होने के बावजूद जू नेनियन को अभी भी असहजता महसूस हो रही थी, मानो हर पलक झपकने पर उसकी पलक गिर जाएगी। आजकल जू दावेई के पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं होने के कारण वह हर दिन जियाओहेई को टहलने के लिए ले जाता था। जू नेनियन ने ली किंगशुई से वादा किया था कि वह उसे सप्ताह में एक बार मूंग की दाल के केक उपलब्ध कराएगी, लेकिन उसने अभी तक केक बनाना शुरू नहीं किया था। वह सुबह दुकान पर नहीं गई और इसके बजाय जू नेनियन ने मूनकेक मशीन पर शोध करने की योजना बनाई। जब उसने यह मशीन खरीदी थी तो उसे इसका उपयोग करना सिखाया गया था, लेकिन उसने स्वयं इसका उपयोग नहीं किया था, केवल दूसरों को इसका उपयोग करते देखा था। लियुएसू को बनाने का यह सही समय था, इसलिए जू नेनियन ने अपनी आस्तीन चढ़ाई और काम पर लग गई। मशीन की मदद से उसकी गति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। हालांकि मशीन के कार्य बहुत परिपक्व नहीं थे, केवल बुनियादी कार्यों को संभाल रहे थे। जू नेनियन ने आटा और उबले हुए कद्दू के केक को मशीन में डाल दिया। मशीन स्वचालित रूप से आटा गूंथती थी, फिर उसे मूनकेक के आकार के गोल केक का आकार देती थी, लेकिन जू नेनियन को बाद के चरण स्वयं करने पड़ते थे। जू नेनियन को प्रत्येक लियुएसू पर नक्काशी पैटर्न बहुत परेशानी भरा लगता था और धीरे धीरे उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन अपना खुद का ब्रांड स्थापित करने की इच्छा के कारण उन्होंने गंगजी के पिता से अपने लिए अनगिनत सांचे बनवाए, सभी सरल पैटर्न वाले। बाहर की तरफ दो गोलाकार रेखाएं थीं जिनके बीच में एक लिली के फूल का आकार था जो साफ और सीधा था, और फूल के बीच में जू अक्षर लिखा था। 1000 लियुएसू, जिन्हें बनाने में आमतौर पर जू नेनियन को कम से कम आधा दिन लगता था, अब मशीन की मदद से लगभग 1 घंटे में तैयार हो गए। जैसे ही उसने बर्तन से एक के बाद एक कई टुकड़े निकाले, जू नेनियन हंसने लगी और चॉपस्टिक से एक एक टुकड़ा निकालने लगी। जब ये ठंडा हो गया तो उसने हल्का सा स्वाद चखा। जू नेनियन ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। हालांकि नाले से मदद मिली, फिर भी स्वाद में अंतर था क्योंकि यह हाथ से नहीं बनाया गया था। लेकिन यह अंतर बहुत मामूली था और सामान्य लोगों के लिए शायद पता न चल पाता, क्योंकि जू नेनियन एक पेटू व्यक्ति होने के कारण स्वाद में मामूली अंतर को भी भांप लेते थे। मुख्यतः इसलिए क्योंकि मशीन केवल उबले हुए कद्दू के केक के साथ आटे को मिलाती थी और उन्हें समान आकार के गोल केक में विभाजित करती थी। इन सब कामों को पूरा करने के बाद जू नेनियन ने मूंग की दाल के केक बनाना शुरू किया। मूंग की दाल के केक बनाने की प्रक्रिया लियुएसू की तुलना में अधिक जटिल थी, क्योंकि उसे क्रीम और दूध के झाग को हाथ से फेंटना पड़ता था। हालांकि जू नेनियन ने एक पीसने की मशीन खरीदी थी जो आकार में छोटी थी और जिसकी कीमत केवल 200 युआन थी। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जू नेनियन ने अंततः 1000 से अधिक मूंग की टिकिया बना लीं। ये जांचने के लिए कि क्या मशीन द्वारा बनाए गए लियुएसू और पूरी तरह से हाथ से बनाए गए लियुएसू के बीच कोई अंतर है, जू नेनियन ने विशेष रूप से जू दावेई को उन्हें चखने के लिए बुलाया। जब वे अपने गृहनगर में रहते थे तो जू नेनियन जब भी शहर में बेचने के लिए कुछ लियुएसू बनाती थीं तो घर पर ही छोड़ देती थीं। जू दावेई ने स्वाभाविक रूप से उनमें से काफ़ी कुछ खा लिया था। पिताजी, कैसा है? क्या स्वाद में कोई बदलाव आया है? जू नेनियन ने उम्मीद से पूछा। अपनी बेटी की उत्सुकता को देखते हुए जू दावेई ने ध्यानपूर्वक कई निवाले चखे। उस स्वाद के साथ उसने पूरा लियुएसू खा लिया और अपने होठों को चाटने से खुद को नहीं रोक सका। ये और भी स्वादिष्ट होता जा रहा है, मेरी बेटी और भी अधिक सक्षम होती जा रही है, जू दावेई ने प्रशंसा की। जू नेनियन के पास अचानक शब्द नहीं बचे। ठीक है, जू दावेई से इसे आजमाने के लिए कहना स्पष्ट रूप से एक गलती थी। उसकी नज़र में वह कोई गलत काम नहीं कर सकती थी। तभी जू जिचेंग और जू डोयू ने स्कूल खत्म किया। जू नेनियन ने डिलीवरी के लिए झाओ पैन को बुलाने के लिए जू जिचेंग को दुकान पर भेजा। चूंकि जू नेनियन वहां नहीं थे, इसलिए वे तले हुए व्यंजन नहीं बेच रहे थे, जिससे झाओ पान की उपस्थिति कुछ हद तक निरर्थक हो गई। इसके अलावा आज उनके पास एक अतिरिक्त सहायक भी था। यह उल्लेखनीय है कि जू सिसी अपने वादे के अनुसार मदद करने के लिए आई थीं। वह अपनी मेहनत से जू नेनियन को उसका पैसा चुकाना चाहती थी। जू नेनियन ने उसे वैसे ही रहने दिया क्योंकि यान कुइहुआ के आसपास होने से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जल्द ही जू जिचेंग झाओपांग को अपने साथ वापस ले आया। जैसे ही झाओपांग वहां पहुंचा, उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है। जू नेनियन ने लियुएसू और मूंग के केक को फोम बक्सों में पैक किया। वहां 5 बक्से थे, जिनमें से प्रत्येक में बराबर मात्रा में मूंग की टिकियां और लियुएसू थे। 3 उपनगरीय दुकानों में से प्रत्येक के लिए 1 बॉक्स और ली किंगशुई के लिए 2 बक्से थे। 5 बड़े बक्सों को देखते हुए झाओपांग ने आश्चर्य से पूछा, छोटे मालिक, ये बहुत ज्यादा है, मैं इसे एक साथ नहीं उठा सकता, क्या मैं उठा सकता हूँ?
जू नेनियन मुस्कुराया, मुझे पता है कि आप ये सब नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने आपके लिए एक पुशकार्ट खरीदा है। यह आंगन में है। जब आप सामान पहुंचाने जाएंगे तो आप हिसाब किताब भी निपटा सकते हैं। मैं हिसाब किताब निपटा दूँ? झाओ पांग हैरान रह गया। ये पहली बार नहीं था जब जू नेनियन ने उनसे डिलीवरी के लिए कहा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जू जिकियांग स्टोर में पैसे इकट्ठा करने में व्यस्त थे और बाहर नहीं जा सकते थे। पहले वह सामान पहुंचाता था और दुकान बंद होने के बाद जू जिकियांग पैसे लेने जाता था। झाओ पांग के हाथों से कभी पैसा नहीं गुजरा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक कर्मचारी के रूप में लोग सतर्क होते हैं और इतने पैसे वाले किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना सामान्य बात है। फिर भी अब जू नेनियन वास्तव में उससे पैसे इकट्ठा करने के लिए भी कह रहा था। झाओ पांग कुछ हद तक हैरान था। यह कोई मजाक की बात नहीं थी। जू नेनियन ने सिर हिलाया और झाओ पांग के हैरान चेहरे को देखकर उसने शांति से कहा, क्या आपने जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी? अगर आप स्कूल नहीं भी गए हैं तो भी आपको गणित करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वह निश्चित रूप से गणित कर सकता था और सिर्फ वही नहीं बल्कि किन फैंग जैसा व्यक्ति भी, जो कभी स्कूल नहीं गया, बिना किसी दबाव के हिसाब किताब कर सकता था। लेकिन समस्या यह है, क्या लेखांकन ही मुख्य मुद्दा है? अपने दिल में संदेह के साथ झाओ पांग चीज़ों को अपने तक नहीं रख सका और सीधे पूछा, बॉस, क्या आप वास्तव में मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? मुझे क्यों नहीं करना चाहिए? जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, अगर तुमने हिसाब किताब में गड़बड़ी की तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। हाँ, मैं गारंटी देता हूं कि मैं ये काम पूरा करूंगा। झाओ पांग ने उत्साह से कहा, मुझे तुम पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? बॉस ने अप्रत्याशित रूप से यह पूछा, जैसे कि यह स्वाभाविक बात हो। इसका क्या तात्पर्य था? इसका तात्पर्य यह था कि बॉस के दिल में वह झाओ पांग एक भरोसेमंद व्यक्ति था। एक पल में झाओ पांग को सम्मान की भावना महसूस हुई, जैसे कि उसने कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली हो। वह गर्व से सिर ऊंचा करके मुड़ा, बॉस, निश्चिंत रहिए, मैं ये काम अवश्य पूरा करूंगा। जू नेनियन ने झाओ पांग को, जो ऐसे ही जाने वाला था, देखकर असहाय होकर कहा, यहाँ वापस आओ। बॉस, आपके क्या आदेश हैं? झाओ पांग ने धर्मी भाव से मुड़कर देखा। जू नेनियन ने फर्श पर पड़े कई फोम के डिब्बों की ओर इशारा करते हुए कहा, आप सामान को हटाए बिना ही जाने वाले थे। सामान ले जाओ। ओह ओह, ठीक है ठीक है, झाओ पांग ने मजाकिया अंदाज में पीछे हटते हुए कहा, मानो पहले वाला प्रभावशाली आदमी सिर्फ एक मजाक था। ट्रक पर सामान लादने के बाद जू नेनियन और झाओ पांग एक साथ बाहर गए क्योंकि उसे ली किंगशुई के साथ कुछ चर्चा करनी थी। अब जब मशीनरी उपयोग में आ गई थी तो उसकी योजना को अमल में लाने का समय आ गया था। उसने पहले कहा था कि वह पैसा कमाना चाहती है, थोड़ा बहुत नहीं। ली किंगशुई की दुकान पर पहुंचकर झाओ पांग ने डिलीवरी का काम संभाला। लियुएसू के 500 टुकड़े, 500 मूंग की टिकिया। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन ये सब सिर्फ 2 फोम के डिब्बों में समा गया। जू नेनियन के वहां होने से ली किंगशुई को झाओ पांग के साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए झाओ पांग को 3 अन्य दुकानों में सामान पहुंचाने के लिए भेज दिया गया। ली किंगशुई ने जू नेनियन के साथ भुगतान का निपटान किया। ली किंगशुई ने जू नेनियन से पूछा, नेनियन, क्या तुम बहन से कुछ बात करना चाहती हो? जू नेनियन ने पैसे अपने बैग में रख लिए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन किंगशुई, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में काफ़ी चतुर हैं। ऐसा करके उसने अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार कर लिया। ली किंगशुई हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। बताए, आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? यहाँ बात करना सुविधाजनक नहीं है, चलो तुम्हारे पिछवाड़े चलते हैं। जू नेनियन ने ली किंगशुई की दुकान के पीछे छोटे से आंगन की ओर इशारा करते हुए सुझाव दिया। ली किंगशुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति में सिर हिलाया। इतने लंबे समय तक जू नेनियन के साथ सहयोग करने और तेजी से बढ़ती आय की मिठास का स्वाद चखने के साथ साथ जू नेनियन की स्पष्टवादिता और बिना किसी परेशानी के ली किंगशुई स्वाभाविक रूप से उसके साथ काम करने के लिए तैयार थे। उसके हाव भाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह व्यापार से संबंधित मामलों पर चर्चा करना चाहती थी। पिछवाड़े में दोनों एक दूसरे के सामने बैठे और जू नेनियन ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा, बहन किंगशुई, क्या तुम मेरे साथ किसी बड़ी चीज़ में शामिल होने की हिम्मत रखती हो? कुछ बड़ा? ये सुनकर ली किंगशुई का दिल तेजी से धड़क उठा और पूछा, किस तरह की बड़ी चीज़? जू नेनियन ने बस अपनी योजना बताए, आइए लियुएसू को एक ब्रांडेड पेस्ट्री में बदलने के लिए हाथ मिलाएं और इसे पूरे देश में प्रचारित करें। देश भर में? पहले तो ली किंगशुई ने सोचा कि जू नेनियन पैसा कमाने के विचार से पागल हो गया है। क्या पैसा कमाना इतना आसान है? यहाँ तक कि पूरे देश में? लेकिन जू नेनियन की आत्मविश्वास भरी आंखों को देखकर ली किंगशुई यह कहने में असमर्थ थी कि जू नेनियन अति महत्वाकांक्षी थी, और यहाँ तक कि वह स्पष्ट रूप से आश्वस्त भी हो गई। उसने पूछा, आप इसे कैसे करने की योजना बना रहे हैं? जब जू नेनियन ने ये साहसिक शब्द कहे तो उसने ली किंगशुई के आश्चर्य और अविश्वास को स्पष्ट रूप से देखा।
जू नेनियन ने सोचा, उसे यकीन हो गया होगा कि मैं पागल हो गया हूँ। जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, पूरे देश में फैलना हमारा अंतिम लक्ष्य है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले नानचेन काउंटी के पूरे बाजार पर कब्जा किया जाए। ये सुनकर ली किंगशुई ने राहत की सांस ली। ये पूरा नानचेन काउंटी था, इतना बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं। जू नेनियन ने ली किंगशुई के साथ अपनी योजना साझा की। वह आपूर्ति उपलब्ध कराती थी, जबकि ली किंगशुई शहर में साझेदारों की तलाश करता था। ली किंगशुई द्वारा लाया गया प्रत्येक साझेदार अपनी आपूर्ति सीधे उससे प्राप्त करता था। इसका मूलतः अर्थ ये था कि ली किंगशुई सामान्य वितरक होंगे। इसके अलावा उसे विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए 40 सेंट की कीमत भी तय करनी पड़ती थी। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपको काली सूची में डाल दिया जाएगा और आप फिर कभी सहयोग नहीं करेंगे। नानचेन काउंटी के सामान्य वितरक के रूप में जू नेनियन ने उसे एक लाभ दिया। वह ली किंगशुई को दी जाने वाली इकाई कीमत को 30 सेंट से घटाकर 20 सेंट कर देगी। यह ऐसा था जैसे कोई अन्य व्यक्ति उत्पाद बेचने में मदद कर रहा हो। जो लोग पैसा कमाना जानते हैं वे कभी भी अकेले पैसा कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। अकेले पैसा कमाना कभी भी उतना तेज नहीं होगा जितना कि अधिक लोगों की मदद से कमाना। एक चतुर और समझदार व्यवसायी के रूप में ली किंगशुई ने मूल रूप से महत्वपूर्ण लाभों को समझ लिया जैसे ही जू नेनियन ने उनका उल्लेख किया। लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। ली किंगशुई ने कहा, लेकिन लियुएसु को बहुत लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा आपने कहा कि ग्राहकों को इससे ऊबने से बचाने के लिए मात्रा को नियंत्रित करना आवश्यक था, है ना? ली किंगशुई ने एक मुद्दा उठाया जिसके बारे में जू नेनियन ने वास्तव में बहुत पहले सोचा था। ये ठीक उसी दिन की बात थी जब वह लियुएसु को जू कियांग के पास भेज रही थी। तभी उसे याद आया कि लियुएसु को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता था, जिससे उसे अपनी पहले से स्थगित योजनाओं में खामियों का एहसास हुआ। चिंता मत करो, मैं इसके लिए कुछ उपाय निकालूंगा। एक बार लियुएसु की शेल्फ लाइफ समस्या हल हो जाने के बाद हमें मात्रा को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने आपसे मात्रा को नियंत्रित करने के लिए इसलिए कहा था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप सभी लियुएसु को खराब होने से पहले बेच सकें। एक बार शेल्फ लाइफ का मुद्दा हल हो जाए तो यह समस्या स्वाभाविक रूप से हल हो जाएगी, क्योंकि अगर माल अभी खराब नहीं हुआ होता तो कोई नुकसान नहीं होता। इन्हें बेचने के लिए कोई भी अपना समय ले सकता है, यदि 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में, और निश्चित रूप से 1 सप्ताह के भीतर। भले ही वे 1 सप्ताह में नहीं बिक पाएं, लेकिन ऐसा समय अवश्य आएगा जब वे बिक जाएंगे, और वे उस समय सीमा के भीतर खराब नहीं होंगे। ली किंगशुई ने भी रणनीति को समझा और जू नेनियन से पूछा, तो हम कब शुरू करें? जू नेनियन ने अपने होंठ भींच लिए, क्योंकि उन्हें शेल्फ लाइफ की समस्या का समाधान मिल चुका था, लेकिन अभी तक उसका परीक्षण नहीं हुआ था। हम कब शुरू करेंगे यह आप पर निर्भर करता है, बहन किंगशुई, जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझ पर निर्भर करता है? ली किंगशुई ने आश्चर्य से मुंह खोलते हुए पूछा। जू नेनियन ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था? अब से आप नानचेन काउंटी के सामान्य वितरक होंगे। आप कितने साझेदारी स्टोर चला सकते हैं यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। उनके साथ बातचीत करने के बाद लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करना न भूलें। बस एक याद दिलाना है, दुकानों के साथ बहुत अधिक साझेदारी के लिए लालची मत बनो। जब तक व्यापार फल फूल रहा है, एक ही दुकान में बड़ी मात्रा में सामान बेचना एक समान ही है। आप इसका दायरा तय कर लें, एक शहर में 3 से अधिक दुकानें न हो तथा उनके बीच की दूरी भी बहुत कम न हो। इसके अलावा आप उन अधिक सघन गांवों में आपूर्ति और विपणन सहकारी समितियों से भी बात कर सकते हैं। ली किंगशुई पूछना चाहती थी कि अधिक साझेदारी वाले स्टोर बेहतर क्यों नहीं हैं, लेकिन अगले ही पल उसे खुद ही इसका एहसास हो गया। क्या उसने पहली बार जू नेनियन के साथ साझेदारी करते समय भी यही मांगें नहीं रखी थीं? यदि हर दुकान पर एक ही ब्रांड की आपूर्ति की जाए और हर घर में एक ही ब्रांड की बिक्री हो तो सबसे अच्छे उत्पाद भी अपनी चमक खो देंगे। इन बिंदुओं को समझते हुए ली किंगशुई ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। कल मैं दुकान अपने पिता को सौंप दूंगा और अपने चौथे भाई के साथ शहर में घूमूंगा। वैसे, क्या हम केवल लियुएसु से ही निपट रहे हैं? क्या हमें इसमें मूंग की दाल के केक भी शामिल करना चाहिए? हालांकि लियुएसु का स्वाद मूंग केक से कहीं बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि गर्मियों में आपके मूंग केक लियुएसु से कम नहीं बिकेंगे। ली किंगशुई को लगा कि उसने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन जू नेनियन ने अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें इसे चरणबद्ध तरीके से करना होगा। शहर की व्यय शक्ति काउंटी के बराबर नहीं रह सकती, और हम अभी भी सभी की क्रय शक्ति के बारे में स्पष्ट नहीं हैं। आइए सबसे पहले लियुएसु के साथ बाजार खोलें। ली किंगशुई ने जू नेनियन की सावधानी को समझा और असहाय होकर कहा, आप सही हैं। मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा? तुम होशियार हो, नेनियन। जू नेनियन ने बातचीत का सिलसिला शुरू किए बिना ही मीठी मुस्कान दी।
उसकी संकोची मुस्कान देखकर ली किंगशुई ने सोचा, किसने सोचा होगा कि शीशी जैसी प्यारी दिखने वाली यह सुंदरी वास्तव में एक चतुर और स्पष्ट बुद्धि वाली प्रतिभा थी। ऐसा लगता था कि उसे धमकाना आसान है, लेकिन वास्तव में उसे धमकाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब उन्होंने अपनी व्यापारिक चर्चा समाप्त कर ली तो ली किंगशुई ने अपने चौथे भाई से लियुएसू और मूंग की दाल के केक की एक प्लेट लाने को कहा। आपकी अपनी रचनाओं के साथ आपकी मेजबानी करते हुए मुझे यकीन नहीं है कि आप अभी तक उनसे उब गए हैं, ली किंगशुई ने हंसते हुए जू नेनियन को स्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बिंदु पर ली किंगशुई ने अचानक देखा कि लियुएसू और मूंग के केक पहले की तुलना में बड़े थे। ओह नेनियन, तुमने उन्हें पहले से आधा आकार बड़ा क्यों बनाया? जू नेनियन कुछ हद तक असहाय थे क्योंकि मशीनें उन्हें इसी आकार में बनाती थीं। मैं अकेले इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा और मैं अपना पूरा जीवन लियुएसू बनाने में नहीं बिता सकता, इसलिए मैंने 2 मशीनें खरीदीं। ये वह आकार है जिसमें मशीनें उन्हें काटती हैं। तो फिर आप हार जाएंगे, है ना? कीमत वही है, लेकिन सामग्री की कीमत आधी बढ़ गई है। इस बिंदु के बारे में जू नेनियन थोड़ा शर्मिंदा था। बहन किंगशुई, वास्तव में लियुएसू की लागत काफ़ी कम है। ली किंगशुई ने पलकें झपकाईं और जल्दी से समझ गया। अतः उच्च लागतों के बारे में उसने जो भी चिकनी चुपड़ी बातें सुनी थीं वे उसे धोखा दे रही थीं। हालांकि ली किंगशुई को कोई आपत्ति नहीं थी। ये तथ्य कि उसका उत्पाद स्वादिष्ट था और सभी को पसंद आया, सबसे बड़ी कीमत थी। इसके अलावा व्यवसाय लोग व्यापार पर चर्चा करते हैं और कौन अधिक पैसा नहीं कमाना चाहता है। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, न ही उसने जू नेनियन से उसके लिए कीमत कम करने के लिए कहा। ली किंगशुई के यहाँ से लौटकर जू नेनियन सीधे दुकान पर गया। जू सिसी ने जब उसे देखा तो वह दूर से दौड़कर आए और उत्साह से उसे गले लगाते हुए बोली, बहन नेनियन, आप वापस आ गईं। क्या आप व्यर्थ प्रश्न पूछ रहे हैं? मैं आपके ठीक सामने खड़ा हूँ, जू नेनियन ने मुस्कुराते हुए कहा। जू सिसी जू नेनियन के बिल्कुल भी करीब नहीं थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि पूर्व जू नेनियन बहुत घमंडी थी। लेकिन हाल ही में सिसी को पता चला कि नेनियन से बात करना बहुत आसान है, इसलिए वह और अधिक साहसी हो गई। जू नेनियन का मजाक सुनकर उसने मजाकिया लहजे में अपनी जीभ बाहर निकाली। खैर, इसमें कोई मदद नहीं है, हर कोई यही पूछना पसंद करता है। आज का दिन कैसा था? क्या आप थकी हुई हैं? नेनियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जब वह दुकान में चली गई, सिसी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वह एक छोटे हैमस्टर की तरह मुस्कुराए, अपने गाल फुलाते हुए। थकी नहीं, बिल्कुल नहीं थकी, ये बहुत संतोषजनक था। हो, जू नेनियन के कदम रुक गए। यह ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जो सिसी कहेगी। इस लड़की को काम से सबसे ज्यादा नफरत थी। क्योंकि वह अचानक रुक गई, इसलिए सिसी सीधे उसकी पीठ से टकरा गई। वह अपनी नाक पकड़ते हुए चिल्लाए, इससे तो बहुत दर्द हो रहा है। जू नेनियन ने उसकी ओर देखा और ये देखकर कि वह ठीक है, उसने हंसते हुए पूछा, तो तुम्हें काम करना इतना पसंद है? मुझे बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? सिसी ने हंसते हुए कहा, बहन नेनियन, क्या हम बहनें हैं या नहीं? आपने मुझे पहले ही बहन कह दिया है, आप क्या सोचते हैं? जू नेनियन ने मनोरंजन के साथ कहा, यह देखकर कि सिसी का कोई अनुरोध था। अक्सर शर्मिंदा महसूस न करते हुए सिसी ने अपना कान खुजलाया। हे, अच्छा सिस्टर नेनियन, क्या आपके स्टोर में स्टाफ की कमी है? क्यों, तुम नौकरी करना चाहती हो? जू नेनियन ने तुरंत सिसी के इरादे समझ लिए। सिसी थोड़ा शर्मा गई। मैं सचमुच ऐसा करना चाहती हूँ, मैं कुछ जीवन यापन के लिए कुछ कमाना चाहती हूँ। इससे पहले उसे यह एहसास नहीं था कि नेनियन का स्टोर इतना अच्छा चल रहा है। विशेष रूप से मक्खन लगे नूडल्स का एक कटोरा खाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह वही दुकान में खुशी से मर सकती है और चाहती है कि वह जीवन भर मक्खन लगे नूडल्स खाती रहे। उसने इससे बेहतर नूडल्स कभी नहीं खाए थे। इसके अलावा दुकान में काम करने से उसे कुछ पैसे भी कमाने का मौका मिलेगा। परिवार के पास ज़्यादा कुछ नहीं होने के कारण जब भी वह घर से पैसे लेती तो उसे अपराध बोध होता था। जू नेनियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। वह अजनबियों की मदद करने को तैयार थी, तो वह अपने परिवार की मदद क्यों नहीं करेगी? इसके अलावा सिसी अपने प्रयासों से पैसा कमाना चाहती थी, न कि आसान रास्ता अपनाकर। जब नेनियन इतनी आसानी से सहमत हो गई तो सिसी इतनी उत्साहित हो गई कि उसने खुद को एक बार फिर नेनियन पर फेंक दिया। ये बहुत अच्छा है, बहन नेनियन, आप वास्तव में मेरी असली बहन हैं। हा। ये हंसी थोड़ी अनियंत्रित थी। सौभाग्य से ये दोपहर के भोजन का व्यस्त समय नहीं था और दुकान में ज़्यादा ग्राहक भी नहीं थे, अन्यथा वह निश्चित रूप से ध्यान का केंद्र बन जाती। ठीक है, जाने दो, जू नेनियन ने उसकी पीठ थपथपाए। सिसी ने उसे छोड़ दिया, फिर भी मुस्कुराते हुए बोली, तो बहन नेनियन, मेरा वेतन कितना होगा? मैं हर सप्ताहांत 2 दिन के लिए मदद करने आ सकता हूँ। क्या आप काम शुरू करने से पहले ही वेतन के बारे में सोच रहे हैं?
जू नेनियन ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करूंगा, 5 युआन प्रतिदिन कैसा रहेगा? आप हर सप्ताहांत आ सकते हैं। 5 युआन। सीसी ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया, प्रस्ताव सुनकर वह अचंभित रह गई। इसका मतलब यह था कि वह महीने में 8 दिन काम करके 40 युआन कमा सकती थी। हे भगवान, शहर में अधिकांश श्रमिक केवल 20 युआन प्रति माह कमा रहे थे। क्या ये बहुत कम है? जू नेनियन ने पूछा। सिसी हकलाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने नेनियन की ओर आशंका से देखा। बहन नेनियन, क्या आप इसलिए सहमत हुई क्योंकि आपको लगता है कि मुझमें कुछ विशेष प्रतिभा है? मैंने आप में कोई विशेष प्रतिभा नहीं देखी है, जू नेनियन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। तो क्या इसका कारण यह है कि मैं तुम्हारी चचेरी बहन हूँ? सिसी ने पूछना जारी रखा। जू नेनियन, और क्या? आह, बहन नेनियन, तुम सचमुच मेरी सगी बहन हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए सिसी ने नेनियन को फिर से गले लगाया और उसके चेहरे पर एक चुंबन दिया, जिससे पॉप की आवाज़ आई। जू न्यानियान तुरंत था। वह अपने चचेरे भाई से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? क्या वह अभी जो कुछ कह चुकी है उसे वापस ले सकती है? ये बहुत जरूरी है, ऑनलाइन प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ओह सीसी, यह मूर्ख बच्चा है। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने नेनियन की ओर देखा। बहन नेनियन, चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी, बहुत कड़ी मेहनत करूंगी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यान कुइहुआ नूडल्स का कटोरा लेकर रसोई से बाहर आया, उसे एक ग्राहक की मेज पर रख दिया, फिर दौड़कर सिसी के कान मरोड़ते हुए बोला, तुम काली कोयला की गेंद हो, फिर से सुस्त हो गई हो। आउच आंटी, बहुत दर्द हो रहा है। सीसी ने जल्दी से अपना कान बंद कर लिया। यान कुइहुआ ने आक्रोश से कहा, अगर ये दर्द करता है तो जल्दी करो और काम पर लग जाओ। क्या आप नहीं देख सकते कि आपकी चाची इतनी व्यस्त हैं कि वे रुक नहीं सकती? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। सिसी रसोई में भाग गई और नेनियन को एक चुंबन देना नहीं भूली। जू नेनियन ने प्रसन्नतापूर्वक अपना सिर हिलाया। यान कुइहुआ ने सिसी को डांटना समाप्त करने के बाद वह बहुत कोमलता के साथ नियानियन की ओर मुड़ी। बेबी नियान, क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? माँ तुम्हारे लिए एक कटोरा नूडल्स बनाएंगी। जू नेनियन ने यान कुइहुआ को तुरंत रोका। अरे माँ, कोई ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही खा चुका हूँ। तभी यान कुइहुआ ने उसे जाने दिया और नेनियन से पूछा कि सिसी अभी बाहर क्या कह रही थी। जू नेनियन ने उसे स्पष्ट रूप से बताया। उसने उम्मीद की थी कि यान कुइहुआ उसे सिसी को इतना पैसा देने के लिए डांटेगा, लेकिन वह प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित थी। यान कुइहुआ ने बस अपने होंठ भींचे। उस ब्लैक कोल बॉल के पास निश्चित रूप से कुछ विचार हैं। जू नेनियन आश्चर्यचकित था। माँ, आप मुझे दोष नहीं दे रही हैं। मैं तुम्हें क्यों दोष दूं? यान कुइहुआ ने कहा, तुम्हारे चाचा के परिवार ने पहले भी हमेशा हमारा समर्थन किया है। मैंने शालीनता की सारी भावना नहीं खोई है, मदद करना सही है। ये कहकर यान कुइहुआ रसोई में चला गया। जू नेनियन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसकी माँ थोड़ी अजीब हो सकती थी, लेकिन वह निर्दयी नहीं थी। जैसे ही यह विचार शांत हुआ, यान कुइहुआ की आवाज़ रसोई से आई, तुम काले कोयले की गेंद, तुम इतने अनाड़ी हो कि तुम मर ही गए होगे। सूप को फर्श पर फैलाकर मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। इसके तुरंत बाद सिसी की सुअर जैसी चीखें आईं, आंटी, मैं दया की भीख मांगती हूँ। जू नेनियन, एक शांत मुस्कान के साथ उसने सोचा कि उसकी माँ सचमुच एक खजाना थी। जिन रुयांग अपने घायल शरीर को घसीटते हुए आखिरकार कार से बाहर निकल गया। ट्रेन पर चढ़ने से पहले जिनयू, जो दूसरे शहर में ये जियांटियन के अवशेषों की जांच कर रहा था, को नोटिस मिला। एल्डर मास्टर जिन ने जिनयू से दृढ़तापूर्वक अनुरोध किया कि वह जाकर जिन रुयांग की देखभाल करें, क्योंकि वह स्वयं रोगी थे और उन्हें डर था कि कहीं अचानक कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाए। जब जिनयू ने सुना कि जिन रुयांग घायल हो गया है और नानचेंग भाग गया है, तो उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि उसे संदेह हुआ कि जिन रुयांग को ये जियांटियन और ओल्ड मास्टर ये के बारे में महत्वपूर्ण सबूत मिल गए हैं। उन्होंने हुजी से उसे उसी दिन वापस भेजवा दिया ताकि वह जिन रुयांग से पहले नानचेंग पहुंच सके। अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए उसने पता लगा लिया कि जिन रुयांग किस ट्रेन में था और वह सीधे रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए जैसे ही जिन रुयांग स्टेशन से बाहर निकला, उसने जिनयू को देखा। जिनयू ने काले रंग का ट्रेंच कोट पहना हुआ था। वह लंबा और पतला खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और दृढ़ थी। उसकी काली आंखें ऐसी थीं कि उनकी तुलना शिकार पर निकले हुए खतरनाक और कुलीन शेर से की जा सकती थी। जिनयू न केवल कपड़ों के मामले में स्वाभाविक रूप से अनुकूल था, बल्कि उसकी उपस्थिति भी काफी सुंदर थी। वह शांत और कठोर प्रकार का एक प्रीमियम आदमी था। बहुत से लोग स्टेशन से बाहर आ रहे थे और अनजाने में ही उनकी निगाहें उसकी ओर खींच गईं। हालांकि जिन रुयांग एक अन्य प्रकार के असाधारण व्यक्ति थे। उनका फैशन सेंस जिनयू से काफी मिलता जुलता था, केवल दोनों पर प्रभाव काफी भिन्न था।
एक शुद्ध सफ़ेद ट्रेंच कोट, खाकी कैजुअल पैंट और सफ़ेद चमड़े के जूतों की एक जोड़ी वास्तव में एक सौम्य और सुरुचिपूर्ण युवा स्वामी की छवि है। जो पोशाक उसने पहनी हुई थी और जो जिन यू ने पहनी हुई थी, वह वास्तव में उनकी युवा चाची जिन नानकसी द्वारा विदेश से लाई गई थी। सिर से पांव तक दोनों ने अप्रत्याशित रूप से संयोगवश उन्हें पहन लिया था। जिन रुयांग की चोट और ट्रेन में कांपती हुई रात बिताने के कारण उसका रंग पीला पड़ गया था। उनके चेहरे पर सुनहरे फ्रेम वाला चश्मा लगा हुआ था जो उन्हें एक अलग सी शीतलता प्रदान कर रहा था, लेकिन उससे भी अधिक सुंदर लग रहा था। दो अलग अलग प्रकार के लेकिन समान रूप से सुंदर, लोगों को चीखने पर मजबूर करने वाले दो सुंदर पुरुष एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, जिससे एक विशेष रूप से आंखों को भाने वाला दृश्य बन रहा था। ऐसे माहौल में जहां बाकी सभी लोग काले, नीले और भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, वे दोनों अपनी पोशाक के कारण विशेष रूप से अलग दिख रहे थे और उनकी उपस्थिति और भी अधिक उभरकर सामने आई। शुक्र है कि यह 80 का दशक था, जब लोग अधिक संकोची थे। यहाँ तक कि अगर कोई उन दोनों को देखने से खुद को रोक नहीं पाता था तो वे बस देखते ही रहते थे। क्या बूढ़े आदमी ने तुम्हें बताया? जिन रुयांग ने होठों को चटकाने वाली मुस्कान के साथ पूछा और उस मुस्कान से आसपास खड़ी लड़कियों की चीखें निकल गईं। उसका चेहरा विशेष रूप से पीला पड़ा हुआ देखकर जिन यू ने अनायास ही उसका हाथ उठाया और उसे कार में ठूंस दिया और तुरंत उसके पीछे पीछे कार में चला गया। गाड़ी चलाओ, जिन यू ने हुजी से उदासीनता से कहा। कार आगे बढ़ गई और जिन यू ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, क्या आपको ये जियांगटियन और ओल्ड मास्टर ये द्वारा उन गंदे कामों का सबूत मिला? जिन रुयांग ने उसकी ओर देखा। आपको ऐसा कहने का मौका किसने दिया? तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए हो? जिन यू वास्तव में उसे कार से बाहर निकालना चाहता था। उसकी वर्तमान आलसी अभिव्यक्ति एक गर्मी में मोर की तरह थी। जिन रुयांग ने धीरे से हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी चोटों का कोई असर नहीं हो रहा हो। मैं तुम्हें देखने आया था, उसकी मंगेतर। क्या तुम्हारे स्वामी को तुम्हारी निगरानी की जरूरत है? जिन यू को सचमुच उसे एक लात मारने का मन हुआ। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो तुम्हारे स्वामी अभी भी वहाँ असली काम कर रहे होते। जिन रुयांग को उसकी बकवास से कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, तो मुझे अपनी मंगेतर से मिलवा दो, उसने कहा। जिन यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे ऊपर खींच लिया। तुम वास्तव में क्या योजना बना रहे हो, बच्चे? जिन रुयांग की आंखें चालाकी से चमक उठीं। जिन यू द्वारा इतने अशिष्ट व्यवहार किए जाने से बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे और उनकी पतली उंगलियों ने उनके चश्मे को ठीक किया। हर बार जब आप झूठ बोलने वाले होते हैं तो आप अपना चश्मा ठीक कर लेते हैं। आप इसे कैसे घुमाने की योजना बना रहे हैं? जिन रुयांग, अरे, जो व्यक्ति आपको अच्छी तरह से जानता हो उसके सामने दिखावा करना कठिन है। झूठ बोलना तो और भी कठिन है। क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम अपनी मंगेतर को नहीं पकड़ पाए? तुम्हारी कमज़ोर बुद्धि पर दया करते हुए मैं तुम्हें सिखाने आया हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे ये दिखाना होगा कि वह कौन है, ताकि मैं तुम्हें सही सलाह दे सकूँ। हे, जिन यू ने ठंडी हंसी निकाली। अगर वह जिन रुयांग की बकवास पर विश्वास करता तो वे बिना किसी कारण के एक ही अंडरवियर नहीं पहनते। चिंता मत करो, मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है, जिन यू ने अपनी ठुड्डी उठाते हुए घमंड से कहा। जू नैनियन के बारे में सोचते हुए जिन यू को अपने दिल में गुदगुदी महसूस हुई और हे भगवान, वह वास्तव में वापस जाना चाहता था और उसे गले लगाना चाहता था। चूंकि वह जिन यू को मूर्ख नहीं बना सका, इसलिए जिन रुयांग ने आराम किया और मृत होने का नाटक किया। जिन यू उससे बार बार पूछते रहने से परेशान नहीं हो सका। थोड़ी देर बाद जिन रुयांग ने आखिरकार कहा, कुछ दिन पहले परिवार को आपकी मंगेतर द्वारा भेजा गया एक पैकेज मिला। एक पैकेज? जिन यू ने एक भान उठाई, तुरंत इसे एक निश्चित खाने के शौकीन के साथ जोड़ा। क्या कियांगजी ने उसे खाना भेजने के लिए कहा था? हालांकि यह एक प्रश्न के रूप में पूछा गया था, जिन यू इसके बारे में लगभग निश्चित था। जिन रुयांग ने सिर हिलाया। हाँ, तो आप विशेष रूप से मेरी पत्नी द्वारा बनाया गया खाना खाने आए थे? जिन यू ने भौहें उठाते हुए पूछा। परिणामस्वरूप जिन रुयांग ने अपनी आंखें आधी बंद करके बड़ी खूबसूरती से एक पंक्ति कही, ये सुनने से पहले कि तुम मुझे पकड़ चुके हो, मैंने सोचा कि मैं उसके पास आऊंगा और उसे रिझाऊंगा। जैसे ही ये शब्द गिरे, एक धमाका हुआ और संकरी गाड़ी में दो लंबे पैर आपस में टकरा गए। जिन रुयांग ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए जिन यू की ओर देखा। अच्छा हुआ कि मैं तैयार था, मुझे पता था कि तुम ये कदम उठाओगे। इससे पहले कि वह आत्मसंतुष्ट महसूस कर पाता, अगले ही पल जिन रुयांग को पेट में दर्द महसूस हुआ क्योंकि जिन यू ने उसे बेझिझक मुक्का मारा। जिन रुयांग ने की आवाज़ निकाली, लगभग उल्टी करते हुए, और तेजी से अपने पैरों को वापस लाकर अपना पेट ढक लिया। धिक्कार है तुम पर, मेरा घाव खुल गया है। जिन यू को लगा कि वह फिर से नाटक कर रहा है, लेकिन जब उसने अस्तर से रिसते हुए ताज़ा खून पर नज़र डाली तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने हुजी से कहा, पहले अस्पताल जाओ। जिन रुयांग जिन यू के मुंह से बेहोश हो गया, इसलिए नहीं कि वह बहुत कमज़ोर था, बल्कि इसलिए कि वह घायल था, और वह भी गंभीर रूप से।
उसे अस्पताल भेजने के बाद जिनयू सुन्न भाव के साथ बाहर खड़ा रहा। बीमार दिमाग वाला यह पागल आदमी वास्तव में इतनी गंभीर चोट के साथ भाग गया था। उस घिनौने घाव को घसीटते हुए और अभी भी बाहर घूम रहे हो, मुझे लगता है कि तुम बस एक छोटी जिंदगी की भीख मांग रहे हो। जिनयू ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे जिनरुयांग को अवाक होकर देखा। अपने घाव को पकड़े हुए जिनरुयांग बिस्तर पर लेटा हुआ था, आलस से अपना सिर खिड़की की ओर घुमा रहा था। उसका चेहरा दुखी वसंत के दिल के दर्द से भरा हुआ था। लोगों को कम से कम एक बार पागल होना पड़ता है। जिनयू ने सुन्न चेहरे के साथ कहा, पागल हो जाना क्या मेरी पत्नी पर डोरे डालने का एक बहाना है? मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गए हो, बच्चे। यदि वह घायल न होता तो जिनयू वास्तव में उसे पकड़कर फर्श पर पटक पटक कर मार डालना चाहता। जिनरुयांग ने कई बार जोर से खांसते हुए कहा, तुम्हारे उसे पकड़ने से पहले मैंने भी यही सोचा था। उसने असहाय होकर कहा, मुझे लगा कि तुम अभी तक नहीं आए हो, इसलिए मैंने भी इस मजे में शामिल होने की योजना बनाई। जिनयू अपनी खुजलीदार मुट्ठियों को दबाने की कोशिश करते हुए जिनयू ने अपने दांत पीसते हुए चेतावनी दी, जिनरुयांग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मैं तुम्हें अन्य चीजों के साथ खिलवाड़ करने दूंगा, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं है। यदि तुमने कोई गलत इरादा रखने की हिम्मत की तो मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें अपन बना दूंगा। तस्क तस्क तस्क, देखो तुम कितने चिंतित हो। एक सफल व्यक्ति के रूप में आपको शालीन होना चाहिए। उसके शांत व्यवहार को देखकर जिनयू के माथे पर गुस्से से एक नस फड़क उठी। क्या चिंता का प्रयोग इस तरह किया जाता है? सुंदर मेरी गांड। नहीं, रुको, तुम्हारे दादाजी। जिनयू ने अपना चेहरा सीधा रखा, ये समझते हुए कि वह चाहे किसी को भी चुने, वह अपने बुजुर्गों को श्राप देगा। सभी बाहरी लोग कहते हैं कि जिनरुयांग परिष्कृत और सुंदर है और एक सज्जन व्यक्ति है। केवल जिनयू ही जानता था कि जिनरुयांग पूरी तरह से एक बुरा व्यक्ति था। छोटी उम्र से ही मानव हृदयों को नियंत्रित करने में माहिर था और साथ ही बचपन से ही एक विकृत व्यक्ति था। वह बच्चा जो 5 साल की उम्र में ठंडक पाने के लिए महिलाओं की स्कर्ट के नीचे छिपना चाहता था। बड़े होने और कुछ शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह कम से कम थोड़ा तो खुद को संयमित करना जानता था, लेकिन वह अंदर तक सड़ा हुआ था। आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैं आपकी पत्नी पर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। जिनरुयांग ने जिनयू के कंधे पर थपथपाया, आखिरकार आप मेरे भाई हैं। बेशक ये तभी संभव है जब आपकी पत्नी स्वयं मुझ में दिलचस्पी न ले। यदि वास्तव में ऐसा होता है और प्रेमी प्रेमिका दोनों इच्छुक हों तो आप हमें अलग तो नहीं कर सकते, है न? आपको आशीर्वाद देना सीखना होगा। जिनयू ने खुद को रोका लेकिन खुद को रोक नहीं सका। उसने जिनरुयांग को पकड़ लिया, उस पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन जिनरुयांग ने अपने घाव की ओर इशारा करते हुए एक गंभीर खांसी की। यहाँ मारो, मैं यहाँ घायल हूँ, कमजोर का फायदा उठाना तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें मुझे हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिनयू, वह उससे क्रोधित था, फिर भी वह उसे पीट पीट कर मार नहीं सका और अपना काम पूरा नहीं कर सका। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए जिनयू ने एक बॉस की तरह आदेश दिया, ये बताओ असली कारण क्या है कि तुम यहाँ हो? बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कुछ और है। इतनी आसानी से समझ में आ जाने पर जिनरुयांग ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, बोरिंग। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मैंने एक बड़ी कैच पकड़ी है? जिनयू ने अधीरता से कहा, मुद्दे पर आओ, तुम बहुत गर्म हवा से भरे हुए हो। अपने पेट पर घाव को पकड़े हुए जिनरुयांग ने खुद को अधिक आराम से स्थापित किया। उसकी आंखों में एक चमक चमक रही थी। मैंने केवल 2 को पकड़ा, लेकिन एक भाग गया। मुझे संदेह है कि वह नानचेंग की ओर जा सकता है। मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है, वह ये जियांगटियन के मामलों को संभालता था। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला? ये जियांगटियन से संबंधित किसी बात का जिक्र आते ही जिनयू की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। जिनरुयांग ने अपने होंठ एक साथ दबाए, जिनयू की ओर देखते हुए, मुझे प्यास लगी है। तुम बच्चे। उसका दयनीय चेहरा देखकर जिनयू ने अंततः श्राप रोक लिया। एक कप गर्म पानी लेने के लिए बाहर गया, उसे अशिष्टता से उसके हाथों में थमा दिया, फिर अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। जारी रखें। तुम मुझे जलाकर मार डालना चाहते हो? जिनरुयांग ने अपनी आंखें घुमाईं और कप एक तरफ रख दिया। फिर उन्होंने कहा, मुझे केवल आधी जानकारी ही मिली। ये व्यक्ति नानचेंग और अन्य शहरों के बीच घूमता रहता है और चाहे वह कहीं भी जाए, वह कुछ समय के लिए नानचेंग में अवश्य लौट आता है। जहां तक ठीक ठीक पता है, मैंने अभी तक पता नहीं लगाया है, ताकि शिकार को डर न लगे। जिनयू ने कहा, आप मुझे आखिरी बकवास से बचा सकते थे। जिनरुयांग ने फिर से अपनी आंखें घुमाईं। ठीक है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम घायल हो, यहीं रहो। बाकी मैं संभाल लूंगा। मुझे इस आदमी के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। जिनरुयांग ने इसे जाने नहीं दिया। इतने प्रयास के बाद मैं अभी इन सुरागों तक पहुंचा हूं। आपको लगता है कि मैं अब रुकने वाला हूं? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? जिनयू ने भौहें उठाईं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कम सक्षम हूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
जिन रुयांग ने स्पष्ट किया, बस मुझे चिंता है कि तुम बहुत सक्षम हो और मेरा ध्यान खींच लोगे। फिर मैं घर जाकर शालीनता से शेखी कैसे बघारूंगा। जिन यू, ये व्यक्ति अवश्य ही मानसिक रूप से विकलांग होगा। जिन यू अब उसके साथ बकवास बात करने में परेशान नहीं हो सकता था। मुख्य विषय पर चर्चा के बाद जिन रुयांग ने अचानक कहा, आपकी पत्नी के बारे में। जिन यू ने उसे ठंडी नज़र से देखा। जिन रुयांग ने 2 बार खांसते हुए कहा, पहले तो ये सब मजाक में था, लेकिन अब मुझे आपकी पत्नी के बारे में कुछ गंभीर बात कहनी है। इससे पहले कि वह और अधिक बड़बड़ाता, जिन यू ने ठंडे स्वर में कहा, जिन रुयांग, मुझे पता है कि तुम मेरी पत्नी पर कभी प्रहार नहीं करोगे, लेकिन मैं आज ये बात सबके सामने रख रहा हूँ, किसी को भी मेरी पत्नी के बारे में मजाक करने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। क्या तुम गंभीर हो? जिन रुयांग ने उत्सुकता से पूछा। वह अक्सर जिन यू के साथ मजाक करता था और जिन यू ने उसे पहले कभी गंभीरता से चेतावनी नहीं दी थी। उसे अचानक इतना गंभीर देखना जिन रुयांग के लिए कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। वह जानता था कि जिन यू उसकी पत्नी के प्रति विशेष आकर्षण रखता है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि वह इस हद तक गंभीर है। भले ही यह स्पष्ट था कि वह केवल मजाक कर रहा था, फिर भी उसे चेतावनी देना उचित लगा। जिन यू ने इससे इनकार नहीं किया, बल्कि सीधे तौर पर कहा, मैं इस जीवन में उसके बिना नहीं रह सकता जब तक कि मैं मर न जाऊं। उसकी अभिव्यक्ति इतनी गंभीर थी कि जिन रुयांग को आश्चर्य हुआ कि क्या उस पर किसी भूत का साया पड़ गया है। यहाँ तक कि जिन गौजी भी ऐसा हो सकता है। हे भगवान, मैं इसे कैसे बताऊं, मैं बहुत गहराई से मोहित हो गया हूँ। क्या वृद्ध भिक्षु नश्वर संसार में गिर गया है और स्वयं को बाहर नहीं निकाल सका? जिन रुयांग ने अपने होंठ भींच लिए और मजाक करना बंद कर दिया। ठीक है, तो मैं अब और मजाक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ये कहना होगा कि आपकी पत्नी का खाना सचमुच बहुत अच्छा है। क्या आप उससे कह सकते हैं कि वह कभी मेरे लिए कुछ खाने को बनाए? जिन यू ने उसकी ओर देखा, अपने सपनों में, बस चुपचाप बैठो और ठीक हो जाओ। अगर मुझे पता चला कि तुम फिर से लापरवाह हो गए हो और भाग गए हो, तो मैं तुम्हें तुरंत अपंग बना दूंगा। बोलने के बाद जिन यू बिना किसी परवाह के अपने पीछे दरवाजा बंद करके चला गया। दरवाजा जोर से खटखटाया गया और जिन रुयांग आंखें मूंद कर सो गया। वह पलटा और बुदबुदाया, अरे बहुत दर्द हो रहा है, सो जाओ, बस सो जाओ। जू नैनियन और ली किंगशुई किसी बात पर सहमत हो गए और ली किंगशुई अगले दिन उस बात का ध्यान रखने चले गए। इस बीच जू नैनियन एक और मामले पर विचार कर रहे थे, वह ये था कि लियुएसु को बिगड़ने से कैसे रोका जाए। परिरक्षक, रासायनिक परिरक्षक भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं, लेकिन जब भोजन में इनकी अधिक मात्रा मिला दी जाती है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, विशेषकर बच्चों के लिए। इसलिए जू नैनियन निश्चित रूप से रासायनिक परिरक्षकों का उपयोग नहीं करेंगे, केवल प्राकृतिक परिरक्षक ही काम करेंगे। प्राकृतिक परिरक्षक न केवल खाद्य पदार्थों को खराब होने से रोकते हैं, बल्कि वे मानव शरीर के लिए भी लाभदायक होते हैं। जू नैनियन को जिन प्राकृतिक परिरक्षकों के बारे में पता था, उनमें सिरका और नमक भी शामिल थे। जाहिर है, आप मिठाई में नमक का उपयोग नहीं कर सकते और कम से कम 3 महीने तक सुरक्षित रखने के लिए आप शायद इसका अधिक उपयोग करेंगे। अतः नमक का प्रश्न ही नहीं रहा और केवल सिरका ही बचा। लेकिन सिरका लियुएसु के स्वाद को भी प्रभावित करेगा। जू नैनियन ने इसके बारे में सोचा और शायद वह नाले के पानी का उपयोग करने की कोशिश कर सकती थी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जू नैनियन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। वह अंतरिक्ष से एक बाल्टी पानी लाए, उसमें 3 बोतल सिरका मिलाया और उसे बर्तन में उबालती रही। 1 घंटे से अधिक समय तक सिरके के साथ नदी के पानी को उबालने के बाद जब केवल 2/3 पानी ही बचा, तो जू नैनियन ने इसे उठाया और स्वाद लेने के लिए एक चॉपस्टिक उसमें डुबो दी। उबलने की प्रक्रिया के दौरान जू नैनियन को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सिरके की तेज गंध धीरे धीरे कम हो रही है, जब तक कि उसे सिरके की अम्लता की गंध नहीं आ रही थी। चखने के बाद वास्तव में सिरके का खट्टा स्वाद चला गया था, लेकिन सुगंध भी नहीं थी। ये सादे उबले पानी जैसा ही था, केवल थोड़ा मीठा। यद्यपि सिरके का स्वाद चला गया था, जू नैनियन को एक और बात की अधिक चिंता थी कि क्या सिरके का प्रभाव भी चला गया था। इस चिंता के साथ जू नैनियन ने लियुएसु का एक बैच बनाने के लिए जल्दी की। इस बार उसने ज़्यादा बनाने की हिम्मत नहीं की, उसने 100 से भी कम आटा बनाया और बीच में ही उसने उबलते हुए सिरके और नदी के पानी से बने तरल को आटे में मिलाने के लिए मशीन में डाल दिया। कमरे के तापमान पर लियुएसु का शेल्फ जीवन लगभग 3 से 5 दिनों का था और थोड़े ठंडे मौसम में इसे 1 सप्ताह तक रखा जा सकता था। हालांकि विशेष रूप से गर्म परिस्थितियों में ये केवल 3 दिनों तक ही चला। जू नैनियन ने लियुएसु को स्टाइरोफोम के बक्सों में रखा, उन्हें तौलिए और चिथड़ों से लपेटा और सोचा कि कुछ दिनों बाद परिणाम देखने के लिए पुनः जांच करूंगा। मशीन प्रसंस्करण के दौरान केवल आटा गूंथना और उसे विभाजित करना ही प्रभावित हुआ। जू नैनियन ने बाकी काम हाथ से ही किया, इसलिए स्वाद में ज़्यादा अंतर नहीं आया। उन्होंने पूरे परिवार को इसका स्वाद भी चखाया और सभी ने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।
यहाँ तक कि झाओपांग और अन्य लोगों ने भी कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तभी जू नेनियन ने राहत की सांस ली। पलक झपकते ही 4 दिन और बीत गए, और इन 4 दिनों के दौरान जिनरुयांग अस्पताल में इतना ऊब गया था कि वह लगभग सड़ने लगा था। दूसरी ओर जिनरुयांग द्वारा उल्लिखित व्यक्ति की जांच में व्यस्त था और उसके पास जू नेनियन से मिलने का समय नहीं था। उन्हें एक दूसरे से आखिरी बार मिले हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया था। हालांकि जू नेनियन पूरे दिन इतनी व्यस्त रहती थी कि उसे उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था और वह अपने प्रेमी के बारे में लगभग पूरी तरह से भूल ही जाती थी। उसे न केवल मक्खन सॉस को उबालना था, बल्कि उसे अपना गुप्त शोरबा भी तैयार करना था, जिसके परिणामस्वरूप उसका रेस्तरां बटरनूडल हाउस में बदल गया। मूलतः वह अब तले हुए व्यंजन नहीं बेच रही थी, लेकिन व्यापार अभी भी फल फूल रहा था। इसलिए जू नेनियन ने अस्थायी रूप से दुकान के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह वहां थी या नहीं, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, उसकी उपस्थिति से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। बेशक अभी भी कई ग्राहक ऐसे थे जिन्होंने असंतोष व्यक्त किया। वे किस बात से असंतुष्ट थे? कारण सरल था, कुछ लोग जू नेनियन द्वारा बनाए गए तले हुए व्यंजन खाना चाहते थे, लेकिन वह शायद ही कभी दुकान में आती थीं। हालांकि वास्तविकता ये थी कि बटर नूडल्स खाने के लिए आने वाले लोगों की संख्या स्टफ फ्राई खाने वालों से कहीं अधिक थी। आखिरकार मक्खन सॉस एक अंतरिक्ष नुस्खा का उत्पाद था। ये जू नेनियन के लिए अजीब नहीं था कि यह हलचल फ्राइज की तुलना में अधिक लोगों को आकर्षित करेगा, लेकिन यह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रह सकता। जू नेनियन ने बहुत सोचा और अंततः एक समाधान निकाला। केवल वह अभी भी इस बात को लेकर झिझक रही थी कि इस समाधान को लागू किया जाए या नहीं। केवल 1 सप्ताह में लियुएसू और हरी बीन केक से हुई कमाई के साथ जू नेनियन ने एक बार फिर 3000 युआन पर मजबूत पकड़ बना ली। हाथ में पैसा आने से जू नेनियन को थोड़ा अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। वह व्यवसाय का विस्तार करना चाहती थी और तब 2 मशीनें शायद ही पर्याप्त होतीं। लेकिन इन सब के लिए ली किंग शुई की खबर का इंतजार करना होगा। हरी बीन केक पर प्रतिक्रिया उत्कृष्ट थी, चाहे वह ली किंग शुई की दुकान हो या उपनगरों में 3 दुकानें हों, वे सभी असाधारण रूप से तेजी से बिक गए, यहाँ तक कि लियुएसू से भी तेज। हरी फलियों के केक उपलब्ध होने के पहले ही दिन बिक गए। कारण हमेशा की तरह वही था, हरी फलियों के केक गर्मियों में ठंडक प्रदान करते थे। लियुएसू और हरी बीन केक दोनों ही उच्च कीमत वाले उच्च स्तरीय उत्पाद थे, लेकिन उच्च कीमत केवल प्रति आइटम पर ही प्रतिबिंबित होती थी। 1980 के दशक में लियुएसू के लिए 40 सेंट वास्तव में महंगे थे, लेकिन 40 सेंट ऐसी चीज थी जिसे हर घर वहन कर सकता था। संपन्न परिवारों के बच्चे इसे अपनी जेब खर्च से खरीद सकते थे, इसलिए जब तक उत्पाद स्वादिष्ट था, इसे बेचना कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा लियुएसू और हरी बीन केक का स्वाद न केवल सामान्य रूप से स्वादिष्ट था, बल्कि वे बिना किसी अतिशयोक्ति के स्वादिष्ट व्यंजन थे। जू नेनियन विशेष रूप से एक कंपनी पंजीकृत कराने गए थे। इसके बाद उन्हें पैकेजिंग संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए एक खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा करना पड़ा। इन चीज़ों को सुझाने के बाद जू नेनियन को आखिरकार लियुएसू की याद आई, जो 4 दिनों से पड़ी हुई थी, और वह उसे देखने के लिए जल्दी से घर वापस आ गई। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, जू नेनियन ने प्रार्थना की कि यह खराब न हो गया हो। जैसे ही डिब्बा खुला, लियुएसू की अनोखी खुशबू फैल गई। जू नेनियन ने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। वे खराब नहीं हुए थे। न केवल वे खराब नहीं हुए, बल्कि 4 दिनों के बाद भी उनमें लियुएसू की सुगंध बरकरार थी। आमतौर पर उसका लियुएसू कमरे के तापमान पर 3 से 4 दिनों तक चल सकता था, लेकिन आमतौर पर तीसरे या चौथे दिन तक आप उनकी सुगंधित सुगंध को महसूस नहीं कर सकते जब तक कि आप उन्हें चख न लें। फिर भी स्वाद उतना अच्छा नहीं होता जितना ताज़ा बनाए जाने पर होता है, और बनावट भी थोड़ी अलग होती है। जू नेनियन एक टुकड़ा तोड़कर उसका स्वाद लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एक निवाला खाते ही परिचित सुगंध तुरंत उसके मुंह में भर गई और जू नेनियन की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ये खराब नहीं हुआ था, और इतना ही नहीं, इसका स्वाद भी वैसा ही था जैसा ओवन से पहली बार निकलते समय था। जू नेनियन आश्चर्यचकित भी थे और प्रसन्न भी। प्रयोग करने के लिए उन्होंने लियुएसू का डिब्बा रसोई घर में छोड़ दिया, जहां बिना रुके उच्च तापमान बनाए रखने के लिए कोयला जलाने वाला स्टोव रखा गया था। अंदर का तापमान इतना अधिक था कि अंदर केवल 3 मिनट बिताने पर आप निश्चित रूप से पसीने से तरबतर हो जाएंगे। लियुएसू की शेल्फ लाइफ निर्धारित करने के लिए जू नेनियन ने उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला, बल्कि बॉक्स को फिर से ढक दिया और उसे ऐसे ही रहने दिया। हालांकि इस बार उसने चूल्हा लगातार जलाए नहीं रखा। प्रयोग सफल होने के बाद जू नेनियन खुशी से वहीं घूम गया। उत्साह में जू नेनियन ने गलती से एक कटोरे पर पैर रख दिया, जिसे उसने लापरवाही से फर्श पर छोड़ दिया था। आह चिल्लाते हुए जू नेनियन को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसका टखना मुड़ गया। चुभने वाले दर्द से उसका चेहरा तुरंत सफ़ेद हो गया।
तथाकथित खुशी दुख लाती है, ऐसा लगता है कि यहाँ भी ठीक यही हुआ। जू दावेई बाहर कुत्ते के साथ खेल रहा था। जू नैनियन की चीख सुनकर उसने डर के मारे पट्टा फेंक दिया और जल्दी से रसोई घर में भाग गया। छोटे काले कुत्ते जियाओहेई ने सोचा कि जू दावेई उसके साथ पीछा करने का खेल खेल रहा है, और पंजे फैलाकर वह खुशी से उसके पीछे पीछे चलने लगा और पूरे समय खुशी से भौंकता रहा। जू दावेई दौड़कर रसोई में गया और देखा कि जू नैनियन जमीन पर बैठा है, उसका काला चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह लंगड़ाते हुए आया और जू नैनियन को खड़ा होने में मदद की। प्रिय, जल्दी से उठो। जू नैनियन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह जू दावेई के सहारे खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई उसके टखने में एक और तेज दर्द उठा। जू दावेई की चिंता देखकर उसने जल्दी से उन्हें आश्वस्त किया, पिताजी, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे ठीक हो सकते हो? देखो, दर्द से तुम कितने पीले पड़ गए हो। चलो, पापा तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। जू नैनियन ने जवाब दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है। जब वे वहां पहुंचे तो जू दावेई ने पूरी तरह से अनजान होकर डॉक्टर को बुलाया, क्योंकि उसने पहले कभी इतने बड़े अस्पताल में कदम नहीं रखा था। वह एक बच्चे की तरह अज्ञानी था, और वह लंगड़ा भी रहा था। जू नैनियन ने जल्दी से उसे शांत किया, पिताजी, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जू दावेई ने देखा कि उसकी रंगत में थोड़ा सुधार हुआ है, और उसके बाद ही वह थोड़ा सहज हुआ। यह कोई गंभीर बात नहीं है, बस मोच है। थोड़ा कुसुम तेल लगाओ और 2 या 3 दिन आराम करो और तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर, एक दयालु मध्यम आयु वर्ग के पुरुष, ने जू दावेई को आश्वस्त किया और उससे बात करना आसान लग रहा था। तभी जू दावेई को राहत मिली। जू नैनियन ने मुस्कुराते हुए जू दावेई से कहा, देखें पिताजी, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। आप दर्द से इतने पीले पड़ गए हैं, फिर भी आप कहते हैं कि आप ठीक हैं। जू दावेई ने असामान्य रूप से जू नैनियन को डांटा, आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम अपनी माँ और मुझे आंसू बहाने पर मजबूर कर दोगे? जू नैनियन ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली, लेकिन मैं ठीक हूँ, है ना? चूंकि उनकी बेटी अच्छी व्यवहार वाली और प्यारी थी, इसलिए जू दावेई ने उसे दोष देने का साहस नहीं किया और असहाय होकर कहा, आप पहले अस्पताल में रहें। मैं दुकान पर जाऊंगा और तुम्हारे भाई को बुलाकर तुम्हें वापस ले आऊंगा। अरे पिताजी, मैं खुद ही वापस चल सकता हूँ, बस मेरी मदद कर दीजिए। जू नैनियन ने जल्दी से जू दावेई को पुकारा। दुर्भाग्यवश जू दावेई ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। ये सुनकर जू नैनियन रो भी पड़े और हंस भी पड़े। जू दावेई की लंगड़ाहट धीमी थी और जू नैनियन को वास्तव में परेशानी महसूस हुई, क्योंकि वह धीरे धीरे खुद को इतनी लंबी दूरी तक खींच रहा था। अगर वह दुकान की ओर भागता तो उसे निश्चित रूप से फिर से अस्पताल आना पड़ता। ये वार्ड कई मरीजों के लिए था और इसमें कुल 6 बिस्तर थे, फिर भी वहां केवल 3 मरीज थे, जिनमें वह भी शामिल थीं। अन्य 2 लोग एक मध्यम आयु वर्ग की महिला और एक बुजुर्ग महिला थीं। दोनों सो रहे थे, अपने बिस्तर पर बिना कुछ किए लेटी हुई। जू नैनियन को मोबाइल फोन के बिना के इस युग में पीड़ा महसूस हो रही थी, जहां बिस्तर पर जागते रहना वास्तव में पीड़ा का एक रूप था। इसके अलावा उससे बात करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जू नैनियन को अचानक शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। जिन रुइयांग भी अपने वार्ड में उतना ही ऊब गया था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक रास्ता से फटने के कगार पर है। उनके अत्यधिक सुंदर स्वरूप के कारण अस्पताल की महिला नर्सें अक्सर उनके कमरे में आती रहती थीं। करिश्माई, सुंदर और सुसंस्कृत, ये तथ्य कि वह एक निजी वार्ड में रह रहा था, ये दर्शाता था कि वह या तो धनी था या शक्तिशाली। इसके अलावा जिन रुइयांग बाहरी लोगों, विशेषकर महिलाओं के प्रति असाधारण रूप से विनम्र थे। यही कारण है कि नर्सें हमेशा उनके कमरे की जांच करने के लिए उत्सुक रहती थीं। जिन रुइयांग को इसकी आदत हो गई थी। पूरी तरह से ऊबकर जिन रुइयांग टहलने के इरादे से अपने कमरे से बाहर निकला। गलियारे के दूसरी ओर कई महिला नर्सें आपस में फुसफुसा रही थीं। जिन रुइयांग ने एक प्रमुख वाक्यांश पकड़ा, एक असाधारण सुंदर युवती। एक क्षण रुककर जिन रुइयांग बिना कोई आवाज किए नर्सों के पास पहुंचे। अरे, मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझ पर शक मत करो। जब मैं अभी पहली मंजिल पर चक्कर लगा रहा था तो मैंने सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा। एक और आकर्षक नज़ ने तिरस्कार के साथ उत्तर दिया, क्या वह इतनी सुंदर है? आप बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। मेरा विश्वास करो या नहीं, वह सचमुच असाधारण रूप से सुंदर है। मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, यहाँ तक कि बड़ी फिल्मी सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो स्वयं जाकर देख लीजिए। वह पहली मंजिल पर कमरा 11 में है। देखो, उसकी त्वचा छिलके उतारे हुए अंडे की तरह चिकनी है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। हाँ ठीक है, मैं इस बारे में देखूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सुंदर नर्स कह रही थी। जब उसने ऊपर देखा और जिन रुइयांग के परिष्कृत और सुंदर चेहरे को देखा तो वह तुरंत बीच वाक्य में ही ठिठक गई।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह किसी तरह कह पाई, श्रीमान जिन, तुम यहाँ बाहर क्यों हो? अपने होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान लिए जिनरुयांग की आवाज़ नर्सों के कानों में वसंत की हवा की तरह गर्म होकर पहुंची। उन्होंने विनम्रता और सज्जनता से कहा, मुझे वहां रहना असहज लग रहा था, इसलिए मैंने टहलने का निर्णय लिया। नर्सें तुरंत ही उसकी मुस्कुराहट की गर्माहट में खो गईं, और अपने खाली अस्पताली गाउन में भी वह अभी भी चमकदार लग रहा था। नर्सों के साथ बातचीत करने के बाद जिनरुयांग अपने कमरे में लौट आया, अपना पेशेवर हथियार पहना, अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे पहने, वापस अपने कपड़े पहने जो उसने आगमन पर पहने थे, अपने कमरे से बाहर निकला, नीचे गया और सीधे पहली मंजिल पर कमरा 11 की ओर चला गया।